नमस्कार। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कोरोना काल में जब जीवन हर तरफ स्थिर बना हुआ है, हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो चली है, हम सभी अपने अपने घरों में रहने को विवश हैं। ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा, प्रमुख सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित है। रंग समागम 2020। रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपने कलाक्रम से एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक निर्धारित किया है। इसी कड़ी में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। दुनिया इन्हें कुशल निर्देशक, अभिनेता एवं सीनिक डिजाइनर के रूप में जानती है, परंतु इनके बारे में ये बताना लाजमी है कि कई सारे कलाकारों को प्रेरित करने वाले ये एक बहुत ही कुशल रंग गुरु हैं। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ। ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। इन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से डिजाइन में डिग्री प्राप्त की। ये एनएसडी के टीचर भी हैं। इन्हें सीनिक डिजाइनर के तौर पर अपने अतुल्य योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आज हमारे बीच में हैं श्री रॉबिन दास जी। रॉबिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग समागम 2020 में। नमस्कार सबको। सर, कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पहले अभिनय करना चाहते थे, लेकिन फिर आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डिजाइन स्पेशलाइजेशन किया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? ओह, बहुत लंबी कहानी है। हाँ, हर कोई तो बेसिकली जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं और इस फील्ड में अपने जीविका निर्वाह करने का डिसीजन लेकर निकलते हैं, मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। और लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं क्लास 11th में पढ़ता था, 10th और 11th मतलब कि 16वीं और 17वीं साल में मैंने समर वेकेशन में प्ले डायरेक्ट करना शुरू किया था। ये सब ऐसा हुआ कि क्लास 8th में हम लोगों को मुझे कम से कम 18 दिन का एक टूरिंग कंपनी जो रियलिस्टिक नाटक करते थे और पेंटेड कर्टन, उनके पास तब तक डायनामा था ताकि इलेक्ट्रिसिटी तो थी, कुछ स्टेज क्राफ्ट में भी उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग इनोवेशंस भी किए हुए थे। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर touring theater group in Odisha. It lasted till I think 72, something like that. After that it got demolished. After that Odia cinema started picking up. मैं क्लास 8th में पढ़ता था, 8th के समर वेकेशन में I got a chance to watch them from the auditorium, inside the stage, behind the painted curtain with the prompter, who is whispering the dialogues to the actors, and is not only whispering, he is giving the intonations, how to say the lines. So all those things were ingrained in me, and from 9th summer vacation, I thought that can we start a play? We will invite some senior to direct us in my village. Then class 10th summer vacation, I decided on a play after reading 3-4 plays, and invited my friends and some seniors, and even our village actually is a place which was full of theatrical forms, traditional forms. 3-4 traditional form performers were there, and also one the recently developed, by that time recent, was Jatra, Uriya Jatra. It got inspired from Bengali Jatra, और वहां से इंस्पायर होकर वो उड़िया यात्रा शुरू होता है। तो ये ग्रुप मेरे घर के बगल में ही होते थे। तो मैं जब ट्यूशन पढ़ता था शाम को, मुझे लगातार वहां रिहर्सल हॉल में क्या क्या हो रही है, किस तरह से डायलॉग को डिलीवरी करने की बात सुनाई देती है, और कभी कभी बीच में थप्पड़ पड़ने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। तो ऐसे चाइल्डहुड से ग्रो कर रहा था। आई नेवर थॉट कि मैं इसको अपने लाइफ में पूरा बनाऊंगा। क्लास 11th तक भी जो है मुझे डॉक्टर बनना था माँ बाप के जिद से, लेकिन एक्चुअली में तब तक स्केचिंग और ड्रामा इन दोनों में बड़ा इंटरेस्ट था।
तो मैं चाहता था कि, मुझे याद है क्लास 9th में मुझे पिताजी कहते थे कि ये हाई स्कूल में ड्राइंग मास्टर बनेगा, एक लोटा और एक धोती से अपनी जिंदगी बिताएगा। तो दे वांटेड मी टू बिकम ए डॉक्टर। तो इंटरमीडिएट किया, तब तक मैं ऑलरेडी हर समर वेकेशन में ग्रेजुएशन तक भी जो है मैं प्ले डायरेक्ट करता था गांव में। लेकिन कॉलेज में जब गया तो हिंदी सिनेमा देखकर पागल हो गया, जैसे कि ज्यादातर लोग हो जाते हैं, और अपने चलने के स्टाइल भी चेंज करने लगा, बोलने के तरीका भी बदलने लगा। लेकिन लगातार एक चीज मुझे घर कर गई थी। ग्रेजुएशन के दौरान ही जब मैंने तय किया कि मैं इधर आऊंगा, ड्रामा स्कूल के बारे में मुझे पता चला था। मेरे कॉलेज से ही नसीर की क्लास में एक जने थे, उनसे देवेंद्र राज अंकुर जी की क्लास में भी उसी कॉलेज से एक जने थे। तो कॉन्टिन्यूसली 2 स्टूडेंट वहां से निकले हुए थे, हमारे कॉलेज से ड्रामा स्कूल में आए हुए थे। तो आई केम टू नो अबाउट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो तब तक मेरे अंदर दुविधाएं थी कि मैं इतना पतला दुबला हूँ। उस वक्त नसीब ही नहीं बने थे, और सिनेमा का जो न्यू सिनेमा टाइप का है वो नहीं था, तो हम सोच ही नहीं सकते थे। और मुझे सिर्फ एक कॉमेडियन बन के सिनेमा में एंटर करने का मुझे बहुत ज्यादा गरिमा नहीं लगा उसमें। तो मैं वहां भी अपने कॉलेज के प्रोफेसर जो कि मुझे बहुत हेल्प करते थे मेरे इस सारे एंडेवर में, गौरीपद त्रिपाठी जी दिवंगत है आज, तो उन्होंने कहा कि तुम करना क्या चाह रहे। तो मैंने कहा कि मुझे तो लगता है कि मैं अल्टीमेटली डायरेक्शन करूंगा, लेकिन एक्टिंग की खुराफात तो है ही, वो करना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आते ही फर्स्ट ईयर के 6 महीने के अंदर मैं डिप्रेस हो गया, क्योंकि तब तक मुझे दिखाई देने लगा जो एक्टर हैं वो लंबे चौड़े होते हैं, वो हैवी होते हैं, तगड़े होते हैं, अच्छे होते हैं। और तो फिर मैंने तय किया कि ठीक है, मैं डायरेक्टर बनूंगा। और मैं जैसे कॉलेज में बोलता था कि मैं बड़ा एक्सपेरिमेंटल टाइप का एक डायरेक्टर बनूंगा, क्योंकि मेरे साइंस बैकग्राउंड था। लेकिन कॉलेज के दौरान उड़िया लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट्स मेरे थे। तो मुझे अचानक मैंने देखा कि ग्रेजुएशन के दौरान मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में हो गया। उधर इंटरमीडिएट जब मैं साइंस में कर रहा था, मैं डॉक्टरी कर ही नहीं पाया, मैंने तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ मैं। तो इमीडिएटली आई शिफ्टेड माय एजुकेशन टू आर्ट सब्जेक्ट। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैंने वहाँ ग्रेजुएशन किया। उसी दौरान मेरे कॉलेज के प्रोफेसर जो है, जो प्ले ड्रामा डायरेक्ट भी करते थे, वो इंग्लिश पोएट्री के टीचर थे, प्रोफेसर थे। तो उनसे जो लगातार मुझे मिला कि मैं कहीं बहक नहीं रहा हूँ, उनसे ये मिला कि नहीं, तुम अगर सही रहोगे तो तुम अच्छे करोगे इस फील्ड में। तो उससे मुझे जरा एक दम्भ था। लेकिन ड्रामा स्कूल के फर्स्ट ईयर में आते ही राज बब्बर और ऐसे ऐसे लंबे चौड़े और भी जो हमारे सीनियर हैं, इन सबको देखने के बाद लगा कि भाई मुश्किल है। तो मैं डायरेक्शन के लिए फोकस में रखा। हमारे समय पे इंटरेस्टिंग बात है कि फर्स्ट सेकेंड ईयर के मिडिल में ही डिसाइड होता था कि ये एक्टिंग करेंगे या डायरेक्शन करेंगे या डिजाइन करेंगे। उस वक्त स्टेज क्राफ्ट सबसे ज्यादा निचले दर्जे का, बैक स्टेज जिसको कहते हैं, और एक तरह से फोर्थ क्लास लोग होते थे। ये एक्टर बड़े स्टाइल में रहेगा रिहर्सल फ्लोर में, डायरेक्टर लोग जो है बड़े इंटेलेक्चुअली ऐसे घूमते रहेंगे। स्पेसक्राफ्ट वाले जो है वो टेबल चेयर कुर्सी से लेकर सब चीजें मुहैया कराना और ये सब करना था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि सेकेंड ईयर के मिडिल में ही मैंने कुछ अपने लिए सब्जेक्ट चुन ली। मैं पेंटिंग के ऊपर इंटरेस्ट था, इसलिए मैं जाकर लाइब्रेरी में घुस जाता था। तो 2 क्लास में मिस करता था, मॉडर्न इंडियन ड्रामा और क्लासिकल इंडियन ड्रामा। मतलब कि माफी के साथ मैं कहूंगा कि उन लोगों की पढ़ाई से मुझे लगा कि ये सब बातें मुझे ऑलरेडी पता है कॉलेज से, और मुझे ऑलरेडी मैं इसको कवर अप कर जाऊंगा। लेकिन उस दिनों टीचर ने मुझे इतना नंबर कम दिया, फेल भी नहीं किया ताकि री एग्जाम ना हो जाए, और इतना कम नंबर दिया कि मुझे कहा गया कि तुमको डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा, तुम एक्टिंग ले लो, और एक्टर तो डायरेक्ट करते ही है। लेकिन तभी तभी हमारे क्लास में विजय कश्यप, जिन्होंने तेनालीराम का फेमस एक्टर है विजय कश्यप, और बसंत जोसलकर गोवा के हैं, ये भी बहुत ही थिएटर एक्टर के रूप में बहुत ही बड़े बढ़िया थे। हम लोगों ने, और प्रेम मटियानी जो बाद में सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन का डायरेक्टर भी रहे, हम 4-5 लोगों ने तय किया कि
हम तो करेंगे डायरेक्शन या एक्टिंग करेंगे, लेकिन दिल्ली में टिकने के लिए ये जरूरी था कि आपको लाइटिंग आता हो, आपको सेट डिजाइन आता हो, आपको कॉस्ट्यूम डिजाइन करना आता हो, मेकअप करना आता हो। तो 7 भाई बहनों के एक हाई स्कूल मास्टर के बेटे होने के नाते मेरे पास घर वापस जाने की कोई चांस नहीं था। ये जो स्कॉलरशिप मिल रही थी 300 रुपया हम लोगों को, उस स्कॉलरशिप के अलावा मेरे पास और कोई भी साधन नहीं था कि मैं गांव में वापस जाऊं। भुवनेश्वर में टिकने के लिए भी मुझे भुवनेश्वर, गांव से भुवनेश्वर जाने के लिए भी पैसा मेरे घर वाले नहीं दे सकते। अच्छा। एनीवे, उस दौरान लेकिन सेकेंड ईयर में मैंने तय तो कर लिया कि मैं डिजाइन लूंगा, बैक स्टेज का काम करूंगा। लेकिन स्कूल में इब्राहिम अलकाजी नाम का एक ऐसा टीचर थे जिनको देखने के बाद बॉम्बे इंडस्ट्री का वो जो सारा भूत मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, जो पागलपन था हीरो बनने का, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति बनने का, वो सब इब्राहिम अलकाजी को देखकर छोटे लगने लगे। लगा कि यही है ऐसा टीचर, ऐसा पढ़ाकू आदमी, ऐसा निर्देशक, ऐसा डिजाइनर। तो मेरा हीरो चेंज हो गया, मेरे अंदर इब्राहिम अलकाजी का भूत आ गया। उस वक्त जिंदा भी थे, लेकिन वो भूत की तरह हम लोगों को, जब नहीं भी थे, हम लोगों को हॉन्ट करते थे। तो ऐसे, और अगल बगल में हम बिरजू महाराज को देख रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी में आते जाते हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए संगीतज्ञ, टीचर, डायरेक्टर, थिएटर डायरेक्टर, पेंटर, इन सबको देखने के बाद वो जो बॉम्बे का आकर्षण और ग्लैमर और मनी एंड फेम, ये सब धीरे से लगा कि असलियत कहीं और है। उस पीरियड, वो पीरियड भी था हमारे समय का, एक आदर्शवादिता का पीरियड था, और एक आदर्श को हम अपने सामने इब्राहिम अलकाजी के रूप में देख रहे हैं। कोई एक क्षण नहीं जहां वो एक उच्च किस्म के पैमाने से बिहेवियर उनका कभी नीचे जाता हो। बातचीत करने का तरीका, गुस्सा करने का तरीका, झगड़ा करने का तरीका, डांटने का तरीका, सब कुछ में इतनी उदात्तपन था, इतनी महानता थी कि टीचर को ऐसे होना चाहिए। और थिएटर कर्म करने वाले लोग इतने बढ़िया होते हैं। ये तब लगा कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा फैसला था कि करूंगा तो मैं निर्देशन ही, और अभिनय तो बीच बीच में करता रहूंगा। लेकिन हिंदी तब मेरी बहुत खराब थी। हम बिल्कुल बंगाली लोग जैसे बोलते हैं, हालांकि आप बहुत अच्छी बोल रहे हैं, उसी तरह से मेरी हिंदी थी। तो थर्ड ईयर हो गया, हम लोगों को विजय कश्यप और प्रेम भटियानी, चौतसल जोसलकर, हम लोगों को और मुझे, हम लोगों को रेपर्टरी कंपनी में एज एन एक्टर 15 दिन के लिए भेजा गया। रेपर्टरी कंपनी के उस समय जो अपने सो कॉल्ड डिसिप्लिन था, इट वाज सुपरफिशियल डिसिप्लिन, नॉट लाइक अलकाजीज डिसिप्लिन। सो उन्होंने एक कॉमेडी सीन के लिए मुझे कहा गया था। तो उन्होंने कहा कि तुमसे पहले जिस एक्टर ने इसको करते थे रोल को, वो ऐसे करते थे, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। तो मैं उससे बहस करने लगा उनसे कि मुझे अपने ढंग से करने देंगे। तो मैं उनकी आंख में चुभने लगा, और मैंने भी तय किया कि मुझे ये रेपर्टरी कंपनी में रहना नहीं। तो तब तक मुझे पता चल गया था कि मैं डिजाइन में और मेकअप में, लाइटिंग में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे बाहर काम मिलने लग गया। ये एक तरह से मैं कहूंगा कि मेरे लिए आशीर्वाद है। फिर तुरंत हम लोग पास करते करते 1 साल में फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग के दौरान हवित साहब के साथ 77 जनवरी में मैंने डिजाइन किया। उसमें उनके साथ मेरा वाइब्रेशन दोनों का कोई ज्यादा मैच नहीं किया, क्योंकि मैं अलकाजी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट था। फिर इमीडिएटली 77 फरवरी मार्च में मुझे इब्राहिम अलकाजी के साथ डिजाइन करने को मिला। तो मैंने कहा कि हाँ सर, आप जैसे मुझे गाइड करेंगे मैं उसी तरह से करूंगा। उन्होंने कहा नो, इट्स एन असाइनमेंट फॉर यू, ये तुम्हारा काम है, तुम करोगे, मुझे नहीं करता है। तो मुझे ऐसा प्रेरित करता है कोई टीचर, जहाँ इब्राहिम अलकाजी के नाटक में डिजाइन मैं करूंगा, मेरे द्वारा डिसाइड होगा। एनीवे 3-4 मैंने डिजाइन किया। तो उन्होंने एक कमेंट किया कि दूसरे को देखते हुए कहा कि ये बहुत क्लेवर नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं, इट इज ओके। तो मुझे ये
स्ट्राइक करने लगा ये क्लेवर और इंटेलिजेंट और विटी क्या होता है एक डिजाइन। तो चित्र विद्या में मेरी इंटरेस्ट बचपन से थी और मैं पोर्ट्रेट, कैरिकेचर ये सब करता था, लेकिन यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में स्टडी खूब करने लगा। पेंटिंग और अलकाई साहब के जो क्लासेस होते थे 3 महीना उन्होंने वेस्टर्न पेंटिंग आर्ट को, पेंटिंग को हमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो उससे मेरा इंटरेस्ट और भी उसी में जगा रहा। तो मैंने अपने 3rd ईयर में ये तय किया कि मैं डायरेक्शन करूंगा, लेकिन अभी मैं पहले फोकस अपना डिजाइन पर रखता हूँ, क्योंकि अलकाई साहब का एक कथन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, 1 थिंग एट ए टाइम। तो मैंने डिजाइन को 70-80% समय दिया, डायरेक्शन को बाकी समय दिया। फॉर्चुनेटली 2nd ईयर के एंड में मैंने कुछ एक ऐसी कॉमेडी किया था जो बाकी सारे लोगों के तुलना में कहा गया कि हूँ आ करके चेहरा टेढ़ा करना कॉमेडी नहीं होता, लुक एट रॉबिन। तो उससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि मैं अभिनय पे समय लगाऊंगा तो मैं अभिनेता तो बन सकता हूँ और हिंदी को सुधारूं। इतने में ड्रामा स्कूल से पास करके जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मुझे 1 ही साल के अंदर अंदर एक इंटरव्यू के लिए, तब तक अलका जी ड्रामा स्कूल छोड़ चुके हैं, लेकिन पटना में 3 महीने का स्टेज क्राफ्ट का एक कोर्स चलाने के लिए मुझे उन्होंने प्रपोज करके चले गए। तो मैं वहां गया 77 सितंबर अक्टूबर में मैं वहां पढ़ा रहा था, और उसी दौरान मैंने यहाँ ट्रेनिंग इंटरव्यू के लिए, टीचरशिप इंटरव्यू के लिए मैंने आया और इंटरव्यू दिया। तो वहाँ ट्रेनिंग जो मैं करा रहा था उसी दौरान शायद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस ऐसा आया कि मैं बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं था, उसके बावजूद भी आई वॉज सिलेक्टेड आउट ऑफ सम 30 एप्लीकेंट्स, दोज हु वर सीनियर। एंड सो मुझे अचानक बड़ा नम्रता के साथ इस चीज को लेना पड़ा कि इतने बड़े अनुष्ठान में जहाँ पे चीफ अलका जी रह चुके हैं, जिन्होंने कोर्स को वर्कआउट किया है, अगर मुझे यहाँ डिजाइन सब्जेक्ट में टीचर बनने को मौका मिल रहा है, मैं 3-4 साल करूंगा, हिंदी सुधर जाएगी तब तक, फिर भाग जाऊंगा बॉम्बे। लेकिन इसी 3-4 साल में 83 से पहले तक मैंने डिजाइन में जो काम किया वो इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, स्टेज क्राफ्ट का काम, ये मुझे धीरे से बड़े बड़े डायरेक्टरों से समझ में आने लगा। ठीक ड्रामा स्कूल में टीचर बनते कारत साहब आ गए, एक और आदर्शवान व्यक्ति जिसके हर चीज जो है आदर्श है, और उनका पैशन भी था उसी तरह से। तो वो मुझे कई बार कहते थे कि तुम अपने उड़ीसा में क्यों नहीं जा रहे हो। मैंने कहा पैसा कहाँ से मिलेगा, 1 पैसा नहीं दे सकता, मेरे फादर मुझे दे सकते हैं। तो एनीवे एक चीज, उसी दौरान मैं प्ले डायरेक्ट भी करने लगा। बड़े इंटरेस्टिंगली उन्होंने मुझे खुद मेरे ग्रुप में मैंने नाटक किया था, उस नाटक का बड़ा अच्छा प्रेस में रेस्पॉन्स दिया था। तो तुरंत मुझे 78 में अलका कारण जी ने कहा कि तुम एक नाटक डायरेक्ट करो ड्रामा स्कूल में। वो मेरे लिए एक दूसरा आशीर्वाद था, जैसे कि अलका साहब का मुझे पटना भेजना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और उसी तरह से कारण जी का मुझे प्ले डायरेक्ट करने के लिए इनवाइट करना ड्रामा स्कूल में, ये और एक बहुत बड़ा था। उसी दौरान हालांकि मैं डायरेक्ट शुरू कर दिया था, फिर भी मेरा टोटल रीडिंग, ज्यादातर मेहनत, निर्देशन के अलावा से बेहतर ज्यादातर समय में लगा रहा था डिजाइन, ताकि मैं डिजाइन को डिजर्व करूं। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डिजाइन टीचर हूँ, इस चीज को मैं डिजर्व कर सकूं, ताकि मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशन जहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज टीचर भी रहे हैं, सिर्फ इब्राहिम अलका जी नहीं, बाकी सारे टीचर भी हमारे बहुत, एक हिंदुस्तान में उस समय वो जो लाइब्रेरी हमारा था और हमारे जो टीचरों का समावेश था, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में सबसे बेहतर चीज थी। धीरे धीरे वो जो अलकाई साहब का व्यक्तित्व मेरे को छाने लगा, कि मुझे लगा कि ऐसे ही ये मेरे उदाहरण है, उसको और बलवत्तर कर देते हैं कारण जी, बीवी कारण आते हुए। तो करण जी के साथ काम करने में मैंने डिजाइन शुरू किया उनके प्लेज में, तो जिसके लिए शायद मुझे अवार्ड मिला, वो बहुत साल के बाद वही
78 और 82 तक, वर्णन 1 मैकबेथ, जिसमें मैंने डिजाइन किया था। तो ये सब चीजों का जो महत्व है, मुझे तब तक एज ए निर्देशक और एज ए डिजाइनर जो रेस्पॉन्स मुझे कहूंगा कि दिल्ली के जो दर्शक थे, वो कॉलेज के प्रोफेसर, पेंटर, आर्टिस्ट, बड़े बड़े थिएटर डायरेक्टर, इब्राहिम काजी साहब भी जब तक वो ड्रामा स्कूल में थे भी नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि आई हर्ड यू डायरेक्टेड ए प्ले वेरी गुड, माय डॉटर एंड माय सन दे सॉ इट एंड दे वर वेरी मच अप्रिशिएटिव ऑफ योर वर्क। तो इन सब चीजों को सुनने के बाद लगा कि ये जो दुनिया एक अलग है हिंदी सिनेमा से, क्योंकि तब तक बॉम्बे में जाकर स्ट्रगल करने के लिए पैसे भी चाहिए, और तब तक मैं कहीं जो पहले सोचा था कि नौकरी करूंगा तो मैं हेल्थ थोड़ा बन जाएगा और मैं गोल गोल हो जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन उसी 3 साल के अंदर बाय 82 83 ये जो सारा चीजें दिखा मुझे लगा कि जीवन इसमें लगाना बहुत ज्यादा सार्थक रहेगा बनिस्बत की सिर्फ जाकर हिंदी सिनेमा में एक कॉमेडियन, क्योंकि तब तक हीरो के बारे में सोच ही नहीं सकते, महत्वपूर्ण रोल आपको मिलेगा ऐसा सोच ही नहीं सकते थे। धीरे धीरे हालांकि वही हुआ। दैट वाज द टाइम जब 8 फिल्में 78 77 78 79 इसी दौरान 8 फिल्में बनती जा रही थी, वो एक जागरूकता दिख रही। 83 में जाने भी दो यारों में मुझे बुलाया गया दिल्ली से डिजाइन करने के लिए, आर्ट डायरेक्शन करने के लिए। तो उसमें अगर वो ताबूत का सीन अगर आपको याद हो, तो पहले डायरेक्टर को लगा था कि कुछ जीप टाइप का और ताबूत के बीच में मिश्रण करेंगे। कई दिन मैंने कई सारे ड्राइंग बनाया, लेकिन मुझे वो विट्टी नहीं लगा करने की तरह। तो मैंने एक दिन खुंदक खा के कहा कि भाई अगर कारंजी होते तो मैं ऐसा करता। तो मैंने सीधा सीधा एक ताबूत और उसका कवर को हाफ फोल्ड करके जो फ्लावर रीथ लगाया जाता है उसको स्टीयरिंग के, मैंने कहा कि शराबी ही सोचेगा कि ये गाड़ी है। तो दे ऑल अप्रिशिएटेड इट। तो वहां लेकिन उसी दौरान मैंने काम करते समय रियलाइज किया कि डिजाइनर जो थिएटर के लिए होता है, आर्ट डायरेक्टर नहीं होता है सिनेमा के लिए। यहाँ फाइनल डिसीजन डायरेक्टर के हाथ में और कैमरामैन के हाथ में। कैमरामैन किधर को ले जाता है, किस एंगल से दिखाता है, उसी पे निर्भर करता है। लेकिन डिजाइनर थिएटर में स्पेशली रंजीत कपूर के साथ और करण जी के साथ मैंने ज्यादातर काम किया शुरू के समय पे, शुरू के साथ 5-7 साल 8 साल। उसी दौरान मैंने पाया कि डायरेक्टर मेरे पर टोटली डिपेंड करते हैं कि तुम कैसा चाह रहे हो, तुम इसमें कैसा कंपोजिशन कराना चाह रहे हो। ये भी सुनते थे मेरे से, या कई बार मैं ड्राइंग करके दिखा देता था, एक्टरों को यहाँ प्लेस करिए, एक्टरों को यहाँ प्लेस करिए, नेक्स्ट सीन में ऐसा हो सकता है, उसके अलग सीन में ऐसा हो सकता है। वो महत्वपूर्ण काम साथ में मैंने शादी कर ली। तो अब जो है कहाँ भाग सकता है, नौकरी छोड़कर जा नहीं सकता मैं, जाकर वहां स्ट्रगल नहीं कर सकता। और सच कहूं कि तब तक वो सारे आडंबर खत्म हो चुका था दिमाग के अंदर। ये जो हमारे आसपास में करण जी, बिरजू महाराज जी, एक ही कैंपस में कथक केंद्र को देखना और संगीत नाटक एकेडमी में आने वाले सारे लोगों को देखते हुए धीरे से लगा कि वो हिंदी सिनेमा का कंपटीशन और उसमें फेलियर और उसमें जुआ भी है कि आप बिल्कुल बर्बाद हो सकते हैं। तो यहाँ तो मैं ऑलरेडी आबाद हूँ, तो मैं यहीं क्यों नहीं टिकूं। तो ये तय कर लिया मैंने कि ठीक है, मास्टरी नौकरी की जितना कम तनख्वाह है, कम पैसा है, मैं इसी में ही जीना बेहतर समझूंगा। और ये जो काम मैं कर पा रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहते हुए स्टेज पर, मंच पर जो है अभिनय करता था, अपने नाटकों में नहीं, निर्देशन करना शुरू किया और मैं डिजाइन तो कर ही रहा था। तो इसलिए मुझे ये ज्यादा बेहतर लगा उस पीरियड में। और कभी सोचा नहीं कि मैं अब सारा कुछ छोड़ छाड़ के मैं बाकायदा एक जुआ की तरफ से अभिनेता बनने के लिए सीधा चला जाऊं। और अभिनेता बनने की जो एक फ्रस्ट्रेशन कहेंगे, ऐसे कभी मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहा, क्योंकि बीच बीच में स्टेज पे मैं कर लेता था अभिनय। 86 तक तो कुछ इंपॉर्टेंट रोल भी करने लगा, मेजर रोल भी करने लगा। लेकिन
ये सबसे ज्यादा बेहतर लगा कि मेरे अंदर जो प्रतिभाएं हैं, मैं उन तीनों को, अभिनेता और निर्देशक और डिजाइनर, तीनों को मैं सालों साल का समय बंटवारा करते हुए धीरे से मैं पाल रहा था। और बॉम्बे जाएंगे 83 में जब मैं जाने भी तो यारों का आर्ट डायरेक्टर बना, तो पता चला कि यहाँ तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, तुमको आर्ट डायरेक्टर ही बनना पड़ेगा। बॉम्बे आपको एक ही चीज के लिए काम देता है। फिर सरप्राइजिंगली बाई चांस 84 में मैं भोपाल रंगमंडल में डिजाइन कर रहा था कारण जी के लिए। वहां मणि कौल आए एक जने के साथ, भाई साहब के साथ। बाई चांस उन्होंने मुझे देखा वहां झील के बगल में, मैं सिगरेट पीने ऊपर चला आया था। तो थोड़ी देर के बाद वो नीचे आए मेरे से मिलने और कहने लगे कि मैं अजीबोगरीब फिल्म मेकर हूँ। मैंने कहा हाँ, आपके बारे में मैंने सुना है, देखा नहीं, कि मैं एक कर रहा हूँ, उसमें तुम एक रोल करो। तो मेरे लिए फिल्म अभिनय का ट्रेनिंग मणि कौल जी के साथ शुरू हुआ था। लेकिन तब भी मैंने रियलाइज किया, 85 तक घर में एक बच्चा भी आ चुका था, तो मुझे पता था कि मैं बीच बीच में ऐसे कभी फिल्मों में काम मिल जाए तो मैं कर लूंगा, लेकिन सिर्फ यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ मैं। और इंटरेस्टिंगली 83, 84 इसी दौरान निर्देशन में मैं अलग अलग शैलियों पे काम करने लगा था। तो इसी तरह से मेरे वो जो कॉलेज में स्टाइल मार के घूमता था लड़का, हिंदी सिनेमा देखकर पगला गया था, वो धीरे धीरे एक सेंस और सेंसिबिलिटी के साथ अपने आप को 83, 84 तक अपने आप को एक सही जगह पर पाया, सही जगह पर स्थापित रहने दिया। सर, पहले डिजाइन से ही रिलेटेड अभी हम बात कर रहे थे, आप डिजाइन की बात कर रहे थे, थिएटर डिजाइन की। बहुत सालों से आप थिएटर डिजाइन में हैं, तो क्या बदलाव देखते हैं आप इतने सालों में लोगों के नजरिए में डिजाइन को लेके, और सच में प्लेस के डिजाइन में क्या बदलाव आए हैं इतने सालों में? जिस दौरान मैं 73 से 78, 79 तक की बात करूंगा, वो 5 साल, उस दौरान एक्चुअली इब्राहिम अलकाजी के नाटकों के अलावा बाकी किसी के नाटक में दिल्ली में कम से कम डिजाइन के ऊपर इतना ज्यादा महत्व नहीं था। ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी, इन लोगों ने जो देशांतर नाम का थिएटर ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें ऑब्वियसली एक सेंसिबल डिजाइन था। लेकिन इंटरेस्टिंगली 76, 77 के बाद, 76 में खास तौर पर हम लोग पढ़ाई में यहाँ पहुंचने लगे कि सिनेमा और थिएटर, ये थिएटर क्या सिनेमा का एक पुअर ब्रदर है? थिएटर का डिजाइन जो है सिनेमा और टेलीविजन डिजाइन का बिल्कुल एक पुअर वर्जन है। तो व्हाट इज दैट, इस मीडियम, थिएटर मीडियम का अपना ओरिजिनलिटी क्या है? ये सवाल राइटिंग में भी आता था, और ये सवाल स्पेशली इंटरेस्टिंगली कारण जी मेरे कान में बार बार भरते थे, थिएटर मस्ट बी थिएट्रिकल। तो ऐसे कहते थे, तो कि रियलिज्म जो है वो सिनेमा का माध्यम है, और हम थिएट्रिकल रियलिज्म कैसे डिस्कवर करें, ये काम मेरे कंधे पे था। तो मैं कहूंगा कि मैं उस दौरान एक अनोखा व्यक्ति था दिल्ली में बैठे बैठे, कि जो स्थापित डिजाइन करने का सेंस था उन सब से अलग, और इब्राहिम अलकाजी साहब के डिजाइन से भी धीरे से एक अलग, क्योंकि शायद मेरा बैकग्राउंड एक अलग था जिस वजह से, और थोड़ा सा मैं एडवांस काम भी करना चाह रहा था। और आर्ट हिस्ट्री के जितने सारे दौर था उसको बहुत बारीकी से देखने के बाद मैं वो आर्ट हिस्ट्री से जो बोरो किए हुए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। इंटरेस्टिंगली 76 रंजीत कपूर के एक डिप्लोमा प्रोडक्शन था वॉइस एक्ट, जिसमें 17 डिफरेंट लोकेशन था, और एक छोटा सा स्टेज था 24 फीट बाय 30 फीट। उसमें सिर्फ दो एक ही साइड को एग्जिस्ट थे। 17 डिफरेंट लोकेशंस को करना, और वो डायरेक्टर साहब कहते थे कि कुछ कटआउट्स ले आओ फिर ले जाओ। मुझे वो उतना एस्थेटिकली रिच नहीं लगा था, तो मैंने
अलकाई साहब की तरह कुछ सिंपल प्लेटफॉर्म और स्टेप उसी में कंपोजिशंस बनाना शुरू किया ड्राइंग करके कि इस सीन में ऐसा होगा, इस सीन में ऐसा होगा, इस सीन में ऐसा होगा। एंड डिप्लोमा प्रोडक्शन में ज्यादातर हम लोग टीम क्रिएशन की तरह हो जाता था। ये पंकज कपूर थे मेन एक्टर और इधर रंजीत कपूर और क्लासमेट। तो हम लोगों ने डिसाइड करते करते जिस तरह से डिजाइन का हुआ, ये मुझे पता नहीं था कि मैंने काफी बड़ा सा काम कर दिया और दर्शक को बहुत इंटरेस्टिंग लगे। फिर भी ये डिप्लोमा प्रोडक्शन लिमिटेड दर्शक के सामने गई। ड्रामा स्कूल से पास करते ही फिर जब मैंने अलकाई साहब के साथ डिजाइन किया और फिर रंजीत कपूर के साथ अपने ग्रुप में हम लोगों ने एक किया, तो दिल्ली की ऑडियंस, मैं नहीं कहूंगा कि दिल्ली की थिएटर ऑडियंस जो है वो कॉमन ऑडियंस थी, वो हिंदी सिनेमा की ऑडियंस नहीं थी। यहाँ एक तरह से प्रबुद्ध ऑडियंस थे उसी पीरियड में, जो कला और साहित्य और उच्च दर्जे का कला के साथ अपने आप संबंध रखते थे। एस्केपिस्ट एंटरटेनमेंट और हिंदी सिनेमा का जो ग्लैमर और थोड़ा जीवन का जो एक फॉल्स स्वरूप प्रस्तुत करते थे, उससे अलग होने की कोशिश किया था। तो मैं कहूँगा कि 70 के दशक के बिगिनिंग पार्ट जो है, ज्यादातर नाटक जो हुए दिल्ली में, उसमें ज्यादातर मैंने ही डिजाइन करना शुरू किया बहुत सारे लोगों के साथ। तो उस समय के दर्शक एक चीज थोड़े से अलका जी के साहब के खिलाफ भी बातें शुरू कर दिए थे कि बहुत बड़े बड़े सेट बनता है, इतना तो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दे सकता है, बाकी थिएटर ग्रुप में क्या होगा। तो मैंने उसी दौरान ठान रखा था और अपने थिएटर ग्रुप में भी हमने यही किया, जो रंजीत के साथ हम लोगों ने शेर आफगान करके एक नाटक किया था। पंकज कपूर उसमें भी मेन रोल कर रहे थे कि कम साधन में, हमारे पास कोई 10-12 प्लेटफॉर्म थे सिर्फ श्रीराम सेंटर के पास, और मुश्किल से मुझे 2,500-3 हजार रुपया दिया गया था कि तुम इसमें जो बनाना चाहते हो बना। तो वो डिजाइन काफी इफेक्टिव था, देखने में भी कुछ आकर्षक भी था, लेकिन यही एक रेपुटेशन मेरा था यही एक रेपुटेशन था कि कम पैसे में और कम साधनों में ये अच्छा डिजाइन कर लेता है। इस काम को मैं करते करते कुछ देर तक तो चलता रहा, लेकिन मैं कहूंगा कि तब के और अब के दर्शक धीरे धीरे बदलते रहे। बीच में ऐसा एक समय आया था 89, 94, 95, दर्शक कम होने लगे। सिर्फ वही कॉलेज के प्रोफेसर, कॉलेज के स्टूडेंट्स और दोनों यूनिवर्सिटी, JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी, और कलाकार, साहित्यकार और पुराने थिएटर प्रेमी। IFX में होता था, कुछ बंगाली ड्रामा भी होते थे, कुछ हिंदी ड्रामा भी होते थे, कुछ बंगाली लोग हिंदी ड्रामा भी। इसी तरह से देशांतर, अग्रदूत, ऐसे जो बड़े बड़े थिएटर ग्रुप थे, एक्टिव थे, उनकी एक्टिविटी धीरे से कम होना शुरू हो गया था और नए ग्रुप आकर उसको रिप्लेस करने की स्थितियां तब तक नहीं थी। धीरे से हमारे अंकुर जी, देवेंद्र राज अंकुर जी के ग्रुप संभव और रवि वासवानी के ग्रुप, नॉन ग्रुप, उन ग्रुप का नाम था नॉन ग्रुप, और हमारा ग्रुप हम थिएटर, ये 3 ग्रुप था जिन्होंने एक सुथरे हुए काम को प्रेजेंट करने में लगे हुए थे। धीरे से जब मैं फिर जंप करूंगा, जब हमारा फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल होने लगा, विदेश से भी नाटक के आने लगे और देश के बाकी कोने से भी, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, साउथ से भी, तो उनके डिजाइन देखते हुए, उन लोग उन चीजों का समावेश देखते हुए ये धीरे से लगा कि एक अभिन्न अंग है थिएटर प्रस्तुति का सिनेमिक डिजाइन, सेट डिजाइन। एक तरफ ये और दूसरी तरफ साथ साथ में क्या हो रहा था, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म, कारम जी और पानीकर साहब, इधर हबीब जी, इन तीनों के प्रभाव में ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म से इंटीग्रेट करते हुए मॉडर्न थिएटर और यूरोपियन थिएटर के साथ साथ इंटीग्रेशन के
एक दौर आने लगा था, जिस दौर में हम लोग मैं उसमें निर्देशक के रूप में भी काम किया और मैंने उसमें दूसरे डायरेक्टरों के साथ डिजाइन भी करना शुरू किया। तो ये एक दौर था। और लेकिन धीरे से जो आज के समय तक मैं कहूंगा कि आज तो डिजाइन एक कई मामले में कई लोगों के काम में बहुत ज्यादा हावी भी होने लगा। लेकिन 86-87 के बाद से मैंने जो नाटक संरचना शुरू किया, मैं डिजाइन ओरिएंटेड नहीं करता था। मैं चाहता था कि वो एक्टर प्रधान नाटक हो और उसमें डिजाइन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उससे कितना इंटेलिजेंट और कितना क्लेवर और कितना विट्टी हो सकता है, कितना ड्रामेटिक हो सकता है डिजाइन, लेकिन कम पैसे में, कम खर्च में बहुत ही एक इफेक्टिव और क्यूरियोसिटी उत्पन्न करने लायक डिजाइन कैसे किया जा सके। मैं खुद इस पे लगातार काम करता रहा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं अभी बताऊंगा कि 89-90 के बाद मैंने दूसरों के साथ डिजाइन करना बंद कर दिया। सिर्फ कारण जी के साथ करता था, राम गोपाल बजाज जी के साथ करता था, क्योंकि नए डिजाइन में नए तरह की रंग संरचना जरूरत है। नई तरह की रंग संरचना को अगर आपका डायरेक्टर नहीं समझते हैं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ा कि मैंने दूसरों के साथ काम करना बंद कर दिया। सिर्फ अपने प्ले में कॉस्ट्यूम्स, सेट डिजाइन, लाइटिंग को गाइड करना, लाइटिंग को छोड़कर बाकी कॉस्ट्यूम्स और सेट डिजाइन और स्पेशल प्रॉप, ये सब मैंने खुद ही अपने नाटकों में करना शुरू किया। तो दिल्ली की दर्शक के जो चेंजिंग टेस्ट है, ऐसा कुछ सिर्फ 90 दशक के बाद, 95 के बाद एक्चुअली ज्यादा क्लियरली दिखाई देने लगा, जब हम लोगों ने यहाँ शुरू किया। 98 या 99 में कब शुरू हुआ था हमारा भारंगम, तो तब उसके बाद से डिजाइन को लेकर दृष्टिकोण दिल्ली ऑडियंस की तो काफी बेहतर होती चली गई। सिर्फ डिजाइन को नहीं, प्ले के संरचना को देखने के लिए मैंने शुरू में जब नाटक डायरेक्ट करना शुरू किया था, 84 की बात मैं कर रहा हूँ, 84, 85, 86, मेरे नाटक को देखते हुए ज्यादातर लोग कहते थे कि ये पेंटिंग कर रहा है स्टेज पर, ये तो थिएटर नहीं है। लेकिन जब इंटरनेशनल थिएटर कुछ आने लगा, फेस्टिवल देखते हुए लोगों ने सराहना शुरू कर दिया कि हाँ, ये भी हम हिंदुस्तान में भी उसी तरह के काम कर रहे हैं। हालांकि तभी तभी बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में भी डिजाइन को लेकर एक नई दृष्टिकोण आ चुकी थी। और वो एक आज के समय जो देख रहे हैं, कई लोगों के काम में डिजाइन बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, एक्टर खत्म हो जाता है, जिसको नई रंग संरचना कहते हैं, लेकिन एक्चुअली फिर एक्टर उस डिजाइन के लैंग्वेज के बीच में डूब जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे शुरू में इतनी तारीफें मिली थी डिजाइन के लिए, मेरे नाटक में एक्टर खो नहीं जाता है, डिजाइन बाकी सब चीजों को ओवर पावर नहीं करता है। सर, आपने कहा डिजाइन के साथ डायरेक्शन भी किया आपने। आप फैकल्टी है एनएसडी के, आपको सबसे ज्यादा बार वहां पे प्लेस डायरेक्ट करने के लिए बुलाया गया है। तो डायरेक्शन से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप आज के बच्चों को डायरेक्ट करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करते हैं, और जब आप खुद स्टूडेंट थे, एज ए स्टूडेंट एनएसडी में थे, तो क्या डिफरेंस देखते हैं उनको डायरेक्ट करते वक्त? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है कि जब हम लोग, मैं जब आता हूँ दिल्ली में ड्रामा स्कूल में, अलकाई साहब क्या करते थे, वो मुझे फ्रंट लाइन में बैठा देते थे, क्योंकि मैं पीछे बैठ के, जब मुझे कोई काम नहीं है, मैं कैरिकेचर बनाता था या कुछ करता था, अटेंशन डाइवर्ट कर रहा था, अलकाई साहब जो है मुझे फ्रंट लाइन पे बैठाते थे, ये कमेंट से किया। तो उसी दौरान मैंने लगातार देखा कि ज्यादातर एक्टरों को अलकाई साहब जो है बिल्कुल कैसे खड़ा हो गए, हाथ यहाँ रखना है या हाथ नीचे रखना है, इस लाइन पे हाथ कहाँ तक उठाना है, कितने कदम लेना है, बिल्कुल ही गाइड करते थे। उसका मेन कारण क्या था कि ज्यादातर क्लासिक्स वो उठाते थे प्ले। तो जहाँ एक मैच्योर्ड एक्टरों की जरूरत है, और स्पेशली हमारे इंडियन एक्टर तब तक ये बैकग्राउंड स्टडी करना, कैरेक्टर के अपने फिजिकल हैबिट, इसको स्टडी करना और स्टेज कंपोजिशन को अंडरस्टैंड कर पाना,
जिससे कि वो कब मुड़ूं कब ना मुड़ूं, कब पीछे पीठ हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कब पीठ नहीं होना चाहिए, इस तरह का अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो लेकिन जब वही अगर साहब नसीर को डायरेक्ट करते हैं, वो इस तरह से कंडीशन नहीं करते हैं कि यहाँ खड़े हो जाओ, उधर जाओ उधर जाओ। स्पेस डिसाइड हो जाता है, एक्टर फिर अपने हिसाब से तय करता है। थर्ड ईयर में एक प्ले था लॉन्ग रोड टू द डीप नॉर्थ, उसमें मैं, पंकज कपूर और 2-3 जने ऐसे थे। कॉमेडी सीन, हम लोग बुद्धिस्ट छात्र थे जो शराब पीने लग गए थे, रास्ते में कहीं जा रहे थे और शराब पी के शैतानी कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी उन्होंने गाइड नहीं किया, ऐसे करो ऐसा करो ऐसा नहीं करो। इंटरेस्टिंग बात है कि एक्टर को कंडीशन करना कब चाहिए और कंडीशन कब नहीं करना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है कि अलका साहब ने हमें बहुत फ्रीडम दिया कि तुम लोग अपने हिसाब से कुछ करो, लेकिन हम फ्री नहीं हो पाए थे। हम तीनों, उनका जो डिसिप्लिन, उनका जो ऑरा एंड द इंग्लिश स्पीकिंग बिहेवियर, उससे हम इतना आतंकित थे कि हमारे अंदर का वो क्रिएटिव सेल्फ जो है फ्री नहीं हो पाया था। ठीक 77 थर्ड ईयर में मैं देखता हूँ रिचर्ड शेखनर एक अमेरिका से अपना नाटक लेकर आए हुए हैं और वो हमारे क्लास के साथ स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के साथ भाषण देने के लिए बैठे और उन्होंने सीधा अपने पलथी मार के बैठ गए कुर्सी के ऊपर और कहा कि आई वुड प्रिफर अनएज्यूमिंग वे। तो मुझे सबसे पहले एक लगने लगा कि एक अनएज्यूमिंग वे में भी एक डायरेक्टर पेश आ सकता है। देन आई सो बाबा कारंत, बीवी कारंत, वो भी एक अलग तरह के निर्देशक है। कभी पेन फेंक के मार देते हैं, कभी मुझे मारो मैं गलत हूं ऐसे बोलते थे, और कभी ह्यूमर। फिर फ्रिट्ज बेनविट्ज, ये जर्मन सॉरी पोलैंड के थे और ये आते थे हमारे प्ले करने के लिए, मोस्टली ब्रेक के नाटकों करने के लिए। वो तो अपने आप को बिल्कुल क्लाउन की तरह रखते हैं, आई एम बैड, आई एम गुड, खुश हो जाते थे तो पानी का बोतल अपने ऊपर डाल लेते थे, क्लाउनिंग खूब करते थे वो। लेकिन जब लिटरेचर के डिटेल्स को वो समझा रहे होते इस प्रोफेसर की तरह, बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए एज ए निर्देशक मैं इनमें से कौन से को अपनाऊं, एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति मैं यहाँ भूल गया। टीचर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर बैरी जॉन भी वेस्टर्न ड्रामा टीचर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे। हालांकि वो एक्टिंग भी पढ़ाते थे और प्ले डायरेक्ट करते थे। उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। वो डराते नहीं थे लेकिन चुप मार जाते थे, बहुत कम बोलते थे। पूछा जाए मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तुम्हारा कैरेक्टर इस समय क्या करेगा तुम जानो। तो ऐसे कैसे स्टूडेंट्स को हम धीरे से मोटिवेट करें। इसी दौरान पत्रिकाओं में, मैगजीन में, स्पेशली TDR द ड्रामा रिव्यू करके जो एक आता था हमारे ड्रामा स्कूल में, उसमें टीम क्रिएशन एक ऐसा दौर आने लगा। इसी दौरान बादल सरकार और उनके भी थिएटर आइडिया ऐसा था, टीम क्रिएशन, जहां टीम के हर व्यक्ति धीरे से क्रिएटिव होगा। कैसे क्रिएटिव होगा, दैट मीन्स हम पहले वर्कशॉप लेंगे, उनको पहले समझाएंगे कि इसमें क्या क्या हरकतें हैं, इस सीन में क्या ड्रामा हो रहा है, इस सीन में कौन किसको हावी हो रहा है। इन सारे अंतर्निहित बातों को अगर हम समझ सकें तो एक्टर खुद अपना मूवमेंट और वर्कआउट कर सकता है। ये धीरे हम लोगों ने इनग्रेन करना शुरू किया और मैं कल्टीवेट करने लगा। अपने थिएटर ग्रुप खुद अलग से बना लिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डायरेक्ट करने से मैं कभी कभी करता था शुरू में, फिर 77 में मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया था, 79 में किया था, लेकिन अपने थिएटर ग्रुप में लगातार हर साल मैंने इसी प्रोसीजर को अपनाने की कोशिश किया। जरूरत पड़े, ज्यादा उदंड बच्चे हैं तो बिल्कुल अचानक अलकायदा की तरह बन जाना, समझदार बच्चे हैं लेकिन मेरी बात को समझ नहीं रहे तो बैरी की तरह चुप हो जाना, कारंत जी की तरह बिल्कुल एक ताऊ या चाचा, ऐसे व्यक्ति
जो डांटता भी है, जो हंसाता भी है। तो ये धीरे से निर्देशकों को कैसा निर्देशक बनना चाहिए मेरे लिए, मैं चूंकि इन लोगों के साथ, हर किसी के साथ मैंने डिजाइन किया, और जिन लोगों के पास मैंने थोड़ा सा वो गांधीर्य देखा और बड़ा अजीब सा दूसरों को डराने वाली चीजें देखा, तब हम लोग, हालांकि अलका साहब बहुत प्रयास करते थे हम उनसे ना डरे। कई बार बोलते बोलते, एक्टिंग दिखाते दिखाते जमीन पे लुढ़क जाना, सुंदर सा कपड़ा पहन के आए हुए हैं, कई बार फट से नीचे बैठ जाना, ऐसे करते थे। लेकिन पता नहीं क्या हवा हमारा अंदर घुस गया था, हम लोग डर से उनसे दूर नहीं हो पाते थे। बहुत कम लोग उनके साथ खड़े होकर मजाक कर पाते थे। तो लेकिन इधर जब मैं अब थोड़ा सा शायद मेच्योर होने लगा, तो डायरेक्टरों, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं 85-86 तक डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो तब तक हमारे स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंगली तब तक हमारे ड्रामा स्कूल में ग्रेजुएट होना मस्ट हो गया था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आपके सामने आ रहे हैं, वो ऐसे अनाड़ी और अनपढ़ नहीं है, या सिर्फ मेट्रिकुलेशन तक ही पढ़े हुए हैं, अवेयरनेस नहीं है, एक्सपोजर नहीं, ऐसा नहीं था। ज्यादातर कुछ ना कुछ करते हुए आए थे, और कुछ समाजवादी नाटक के रुझान उस दौरान कुछ ज्यादा ही था। इमरजेंसी, प्री इमरजेंसी, पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में, तो उससे जो है धीरे से एक और तरीके के छात्र आने लगे। अभी मैं बताऊं, 2000 के बाद जो मेरे नाटक होते हैं, आई स्टिल गेट बोथ द टाइप, दोनों तरीके से मिलते हैं। भले ही ग्रेजुएट आते हैं, उनमें से कुछ फिर भी अपनी जिद की वजह से हो या बैकग्राउंड की वजह से हो, कई सारी चीजें से अछूता रहते हैं। मैं उसका उदाहरण देता हूँ। मेरे हिस्से में ये आया कि जो बड़े नाटक हैं, जो झमेलादार नाटक है, वेस्टर्न नाटक है, शेक्सपियर के नाटक है, क्लासिकल वेस्टर्न नाटक है, वो मैं ड्रामा स्कूल मुझे मोस्टली इन नाटकों को करने के लिए इनवाइट करते थे कि तुम एक वेस्टर्न प्ले करोगे, वेस्टर्न रियलिस्टिक प्ले करो, ब्रेख्त का नाटक करो। तो उसमें भी बेसिकली एक ब्रेख्त का नाटक था, थ्री पेनी ऑपेरा, जाना होगा, सुना होगा। उसमें मैंने, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ लेकिन मैं टीचर हूँ इनसाइड द स्कूल, तो मेरे ऊपर छात्रों का एक ऐसा प्यार था और जिद भी था कि सर जिनको रोल ज्यादा नहीं मिले उनको आप दीजिए। तो सेकेंड ईयर के छात्र थे ये लोग, एक बिहार के, झारखंड के, अभी तो झारखंड है, झारखंड के छात्र थे वो। उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड था और उनको रोल मिले ही नहीं थे। तो मैंने उनको मैकी द नाइफ, मिक्की चाकूबाज, इस मेजर रोल में मैंने उनको कास्ट किया। कोई 15 दिन के बाद मैं रियलाइज कर रहा हूं कि इनको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और सबसे ज्यादा लाइनें उनकी। सिर्फ इतना नहीं, मैंने कुछ फिल्में दिखाई कि किस तरह का ये जो मिक्की चाकूबाज कितना तर्रार और स्मार्ट और इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल इस टाइप का व्यक्ति है, बड़ा स्मूथ, स्वैव अंग्रेजी में कहेंगे तो। लेकिन उन्होंने जो मुझे दिया, जो एक्टर कर रहे थे, वो मुझे बाकायदा झारखंड का वो कोल माइन माफिया जैसा ही दिखाई दिया। और मैं जब भी मैंने सोचा कि मैं अगर इसको ट्राई करूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि एक स्क्वायर को मैं एक राउंड होल में डालने की कोशिश कर रहा हूं, जबरदस्ती मार मार के। तो मैंने कुछ सीनियर एक्टर जो अच्छे एक्टिंग कर रहे थे उनके साथ बैठा के, 4-5 जनों को बैठा के कहा, सुनो ये बिल्कुल गलत कर रहा है, लेकिन हम इसी को सही मानते हैं, चलो। तो मैंने अपने अप्रोच में चेंजेस किया। मैंने को एक्टरों को भी कहा कि तुम लोग मान लो कि बिल्कुल मिक्की चाकूबाज ऐसे ही बिल्कुल एक माफिया है, कोल माइन का माफिया टाइप का है, क्रूर, ऐसा दिखाने वाला, कोई स्मार्ट और स्लीक नहीं है। तो इससे एक आस्था मेरे स्टूडेंट्स में बहुत बनने लगा। और धीरे से मैं क्या करता था कि चरित्र को, एक्टर और कैरेक्टर
दोनों के बीच में एक डायलॉग कराने की कोशिश करता था। कई चीजें मैं उस एक्टर की जो अपनी हरकतें हैं उस कैरेक्टर में डालता कि तुम ऐसा ही करो ना जैसे तुम करते थे। तो इससे एक्टरों को एट ईज कैसे रखा जाए। एक नाटक था एडवर्ड द सेकंड, अब उसमें एक हिंदुस्तानी एक्टर एडवर्ड द सेकंड का रोल कर रहा है, हिंदी में डायलॉग बोल रहा है। अब उसको मैं मार मार के जेस्चर पोस्चर विदेशीकरण सिखाऊं, या प्ले भले ही सिर्फ ट्रांसलेशन है, प्रस्तुतिकरण में मैं धीरे से इसको एक एडॉप्टेशन की तरफ ले जाऊं कि ये एक इंडियन राजा और एक अंग्रेज राजा के बीच में काम करेगा। इससे मैंने क्या किया, कॉस्ट्यूम्स में ऊपर के कॉस्ट्यूम्स विदेशी थे लेकिन नीचे सबको मैंने धोती पहनाया, और मेरे म्यूजिशियंस इंडियन म्यूजिशियंस थे, वो उधर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि ऑडियंस को धीरे से हम कह रहे हैं भाई इंडियन साधनों में हम एक विदेशी नाटक। तो यूं कहूं कि मैं एक्टरों के साथ इतने बड़े बड़े क्लासिकल नाटक जहां 30-35 साल की उम्र होने के बाद ही शायद उन रोल को, वो लड़की हो या लड़का हो, बहुत बखूबी निभा पाएंगे, उनको कैसे एडॉप्ट किया जाए, कैसे धीरे से एक्टरों के पास ले लिया जाए, एक्टर को लगे कि हाँ ये मेरे नजदीक है और मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो इसी तरह से कई सारे मेथड, हर बार सामने जो व्यक्ति है उसको देखते हुए अपने डायरेक्शन में चेंजेस करना शुरू किया। बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा मैं। ये 89 में मैं उदयपुर में, वहाँ भील ट्राइब्स का वेस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर में एक रेपर्टरी कंपनी था, तो मैंने उनके साथ जो है मध्यम व्यायोग नाटक किया। जो भीम का रोल कर रहा है वो पढ़ नहीं सकता है, लाइनें याद नहीं कर सकता है, उसको बैठा बैठा के उसके साथ। सो मेरे ख्याल में ये हमारे जनरेशन में कई सारे डायरेक्टर धीरे से टीम क्रिएशन के महत्व को समझते रहे, और डायरेक्ट करते समय एक्टरों को कितना हद तक अपने साथ ले सकते हैं, कितना हद तक उनको आगे पुश कर सकते हैं, उस एक्टर की अपनी एक्सपोजर कितना है। मैं रेपर्टरी कंपनी में अगर कर रहा हूं तो वहां शायद हिसाब अलग रहता है कि यहाँ फिर ये नाटक नहीं चुनूंगा, जिस तरह के अभिनेता हैं उसी के हिसाब से ही मैं लूं। लेकिन एकेडमिकली जब हम नाभा स्कूल के अंदर में कर रहा हूँ तो वहाँ एकेडमिक का पर्पस एक है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए कुछ फिल्में, आजकल तो स्पेशली 2000 के दौर से ही हम टेलीविजन में और टीवी में, यूट्यूब में बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं कि ऑलरेडी देख लो ये ऐसा है, लेकिन वी विल स्टिल ट्राई टू डू इट एज आवर ओन बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारा अपना जैसा है, तुम्हारे बॉडी रिदम जैसा है, उसी के बीच में से निकालते हुए करना है। आई थिंक बात को यहीं रहने दें, बहुत डिटेल में ना जाऊं। सर, डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि डायरेक्टर्स का अपनी एक शैलियाँ रहती है प्रोडक्शन के लिए, तो आपने अभी तक कौन कौन सी शैलियों में निर्देशन का कार्य किया? इंटरेस्टिंग बात है कि डायरेक्ट शुरू करने से पहले मैं बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ डिजाइन किया। बेनोविट्स के साथ डिजाइन कर रहा हूँ, और मैं बैठा हुआ हूँ फ्रंट रो में, उनके बगल में, वो हंसते रहते हैं और बीच बीच में हाथ मारते रहते हैं मेरे को। तो मेरी अपनी कोई एक शैली नहीं रही, हर डायरेक्टर के शैली के साथ मैं अपने आप को, उसके अप्रोच के साथ मैं अपने आप को जोड़ता था, तभी मैं उनके लिए डिजाइन कर पाता था। कारण जी के सोच कैसा है, कारण जी एक सीन को कैसे बनाते हैं, अगर उस सोच को मैं नहीं पहुंचूंगा तो उनके लिए मैं डिजाइन नहीं कर पाऊंगा। तो भारत ड्रामा स्कूल के अलावा भी भारत रंग मंडल उधर जब भोपाल में थे, वहां भी मैंने बहुत सारे प्लेस किए। तो बिगिनिंग में इब्राहिम अलकाजी के द्वारा सजेस्टेड, उन्होंने मुझे पूछा था तुम क्या बनना चाह रहे हो, मैंने कहा था कि डायरेक्टर बनना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि तो फिर एक्टिंग को समझो, हर शैली के एक्टिंग को समझो। बैरी जॉन के साथ बात करते समय एक बार उन्होंने कहा था हर प्ले की अपनी एक स्टाइल होती है। तो हम रियलिस्टिक स्टाइल कहने में तो हम कह देते हैं कि मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन रियलिस्टिक स्टाइल है। एक्चुअली ध्यान से देखें रियलिस्टिक नहीं है। आषाढ़ का एक दिन में पारसी थिएटर के कैरेक्टरों की स्कीम आपको दिखाई देगा,
डायलॉगबाजी भी वैसे ही है, और आधे अधूरे जो है बहुत जबरदस्त फार्सिकल नाटक है। इतने लाफ्टर मिलते हैं आधे अधूरे में, आप ऑडिटोरियम में बैठ के सोच ही नहीं पाएंगे कि एक इतने बड़े ट्रेजेडी प्ले को हम देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने अक्षय साहब के द्वारा कहे हुए कि शुरू में तुम सिंपल रियलिस्टिक नाटक करना शुरू करो, धीरे 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 अपने रेंज को बढ़ाओ। तो मैंने जो जो काम करना शुरू किया, मैंने एक शैली के ऊपर कम से कम 3 साल 4 साल में खुद को लगाया। रियलिस्टिक नाटक, सिंप्लीफाइड रियलिज्म, थेट्रिकल रियलिज्म, इस तरह से मैं अपने नाटकों के दायरे को बढ़ाता रहा। फार्स, कुछ साल मैंने फिर फार्सिकल नाटकों में समय लगाया, फिर मैंने मूवमेंट ओरिएंटेड नाटकों में समय लगाया, डांस ओरिएंटेड नाटक में समय लगाया। 1995 में 7 कथक डांसर्स के साथ आद्या नाम के एक आदिशक्ति के ऊपर एक कोरियोग्राफी मैंने डायरेक्ट किया। वो कनाडा में किया हम लोगों ने। किसी को प्रोजेक्ट मिला था, मुझे पहले वो डिजाइन करने के लिए ले गई थी, और वहां पहुंचने के बाद सारे स्टूडेंट्स मोस्टली मुन्ना जी और बिरजू महाराज के थे, कथक के जो थे वहाँ, और उन्होंने कहा कि लेट रविंद्र डायरेक्टेड। तो मुझे, मेरे लिए वो शिक्षा भी था एक तरह कि सिर्फ बिना डायलॉग के, सिर्फ डांसर्स के थ्रू मैं एक आदिशक्ति के ऊपर एक मॉडर्न कंपोजिशन कैसे मैं बनाऊं। तो 1995 से लेकर 2000 तक में आते आते मैं पूरी तरह से मूवमेंट ओरिएंटेड एक नाटक किया, शिला श्रृंगार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को लेकर छऊ, पुरुलिया छऊ और साड़ेकला छऊ, इन दोनों को सिखाया। नॉर्मल मूवमेंट को भी सीखा बच्चों ने, और उसके बाद हम लोगों ने बिना डायलॉग का मैंने एक प्ले कंसीव किया और उसको मैंने डायरेक्ट किया। वो था शिला श्रृंगार, 2.5 घंटे का प्ले है, बिना डायलॉग के, म्यूजिक भरपूर था उसके। तो मेरे जर्नी में ऑलरेडी 95 तक आते आते म्यूजिक के ऊपर, मेनली बिकॉज ऑफ कारण जी ऑल्सो, म्यूजिक के ऊपर बहुत सारा कमांड और एक खोदने की प्रवृत्ति, डिस्कवर करने की प्रवृत्ति, ये शायद एक उड़ीसा का व्यक्ति होने के नाते और उड़ीसा बंगाल के बॉर्डर में होने के नाते कान में जो एक रेंज ऑफ म्यूजिक मेरे बचपन से मुझे मिला है, और उन सबको इस्तेमाल करने का तरीका शायद कारण जी से मिला। मैं 1980 में मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया था, बिल्कुल बादल सरकार के शैली और विदेशी डायरेक्टरों के शैली को मिलाते हुए मैंने उसको किया था। तो कारण जी को मैंने रिक्वेस्ट किया था उसमें म्यूजिक डायरेक्ट करने के लिए, एंड फॉर्चुनेटली उन्होंने किया। तो मेरे लिए वो खुद आकर पूछते थे, तो ये मैं कुछ लाइनों को कहता था ये डायलॉग्स हैं, लेकिन इनको हम गाने में कन्वर्ट करेंगे, ये कुछ ऐसा है, इनको भी गाने बनाना। तो उन्होंने 3 बार मेरे रिहर्सल देखा, चौथी बार में एक रात को लगाए उन्होंने और सारे गाने बनाए। उसी दौरान वो मुझे पूछते थे, ये जो बातचीत का तुम डायलॉग बना रहे हो ना, इसको हम ऐसे करें, और ये वाला जो है गाना इसको ऐसे करें। तो कैसे वो उदाहरण देते थे और एग्जाम्पल लेते थे कि कब वो लोरी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, कब वो आपस में बातचीत का, अरे कहाँ थे तुम, अच्छा कैसे हो, अरे भाई बाली। तो इस तरह से करते करते उन्होंने एक गाना बनाया, अरे भाई बाली, ओ भाई बाली। तो इस तरह से कैसे साधारण सेंटेंसेस को भी एक संगीत में परिवर्तन किया जा सके। और मेरा लगातार 87 तक कारण जी के साथ लगातार मेरा उनके साथ मैंने डिजाइन किया, उनके नाटकों में लगातार रहना। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा था कि बाय 2000 मैं म्यूजिकल और मूवमेंट ओरिएंटेड इन सब में, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक साथ में करना शुरू किया। डांस को मैंने 85 से, छऊ को मैंने पकड़ना शुरू किया, समर वेकेशन में जाता था, मिलता था, काम करता था। फिर कभी नेशनल स्कूल ड्रामा में कोई प्ले है उसमें एक छऊ गुरु को बुला लेता था। 96 जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी का, उसमें नागों का मूवमेंट को मैंने छऊ ट्रेनिंग दिलाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इम्प्रोवाइज किया, हम लोगों ने छऊ मूवमेंट नहीं किया,
सब मूवमेंट सीखने के बाद हम लोगों ने इम्प्रोवाइज किया कि सांप की तरह कैसे रेंगेंगे नाग, सारे नाग सिपाही। तो उसमें ऑलरेडी मैं इसी तरह से स्टेप टू स्टेप मूवमेंट को बढ़ाता रहा। बाय 2000 ओनली डांस एंड मूवमेंट, इसी तरह से म्यूजिकलिटी को बढ़ाता रहा। 2001 में अनाम दास का पोथा डायरेक्ट किया मैंने, उसमें इट वाज टोटली म्यूजिकलाइज। ये एक स्क्रिप्ट थी जिसमें कि इसमें बहुत सारे, इसमें भी कारंजी को अल्टीमेटली हम लोगों ने म्यूजिक के लिए बुलाया था। उसमें बहुत सारे लाइनें हैं हम लोगों ने उसको गाने बना दिए थे। कारंजी आने से पहले ही उनके स्टूडेंट्स और हम लोगों ने मिलकर उनके कई सारे गानों से इंस्पिरेशन लेते हुए कि यहाँ ये सूटेबल लगेगा, हम लोगों ने बनाया था। कारंजी 3 दिन आकर उन सबको थोड़ा सा ठीक किया। तो एक तरह से मैं कहूँ कि थिएट्रिकल रियलिज्म क्या होता है, थिएटर और सिनेमा के रियलिज्म में डिफरेंस कैसे हम पैदा कर सकते हैं, और स्पेशली इंटीमेट थिएटर में जब हम कॉम्पैक्ट स्टेज पर चले आते हैं, जब 3 तरफ ऑडियंस है, तो वहां एज ए डिजाइनर और एज ए डायरेक्टर दोनों का काम मिल जाता है। क्योंकि किस वक्त इस एक्टर की पीठ है इधर, किस वक्त उसका चेहरा नहीं देख पा रही ऑडियंस, चारों तरफ 4 साइड ऑडियंस, 3 साइड ऑडियंस, ये सबसे ज्यादा काम मैंने श्री राम सेंटर बेसमेंट में और हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो आजकल बहुमुख कहते हैं इसमें किया। प्रोसीजन तो मैंने 2000 के बाद से ज्यादातर फिर प्रोसीजन में करना शुरू किया, क्योंकि ऑडियंस ज्यादा आएगी और 3rd ईयर के प्लेज हैं, स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस देखे, तो इसलिए ज्यादातर मैंने फिर प्रोसीजन को वापस आया हूँ। बट फिर भी उसमें भी प्रोसीजन थिएटर को प्रोसीजन की तरह रहने नहीं देता हूँ मैं। ऑडिटोरियम के अंदर से स्टेज को ले आना, ऑडिटोरियम के अंदर से एक्टरों का एंट्री, परफॉर्मिंग स्पेसेस अलग अलग जगह करना, एक तरह से एनवायरमेंटल थिएटर, प्रोसीजन थिएटर में भी एनवायरमेंटल थिएटर का इम्पैक्ट को मैं हासिल कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मेरे जर्नी में शैलियाँ धीरे धीरे बदलते रहे, और नाटक जब अपनी विधा को तलाशना शुरू किया तब 86, 87, 88 दिल्ली में, अब 2000 के बाद हम जहां ये भी जो ज्यादातर डायरेक्टरों का डिजाइन ओरिएंटेड नाटक होता जा रहा है ज्यादातर, वो भी बेसिकली थिएटर की थिएट्रिकलिटी को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक लंबी जर्नी है, इसके आगे का मैंने अभी सोचा नहीं कि मैं आगे चल के और किस तरह का शैली में काम करूं, लेकिन एक शैली दूसरे शैली को जन्म देता है। जब हम किसी एक तरह के लिखे हुए नाटक को दूसरी शैली में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नॉवेल था हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनाम दास का पोथा, नॉवेल को हम एक म्यूजिकल नाटक की तरह कन्वर्ट में कर रहा हूं। तो इस तरह से डायरेक्टर के जो एक्टिविटी है वो शैलियों को अपने आप में रीडिस्कवर करता है, और ऑडियंस, जैसे कि शीला श्रृंगार जो था जिसमें खाली बिना डायलॉग के ही मूवमेंट और डांस, कॉमन ऑडियंस की रिएक्शन था कि ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चित्रकार, पेंटर, कॉलेज के लोग और प्रबुद्ध थिएटर दर्शक और निर्देशक, कारंजी जैसे निर्देशक भी स्टेज पर आकर, मंच पर आकर बधाइयां देना, म्यूजिक के अप्रोच की प्रति तारीफ करना, तो इस तरह से एक एनकरेजमेंट जो मिलता रहा, तो उससे मैं लगातार प्रभावित रहा। तो अभी पता नहीं, आजकल तो मैं ड्रामा स्कूल छोड़ चुका हूँ, रिटायर्ड हूँ, तो अभी पता नहीं ड्रामा स्कूल जितना मुझे फैसिलिटी मिल जाता था। 2008 से 2014 तक एवरी ईयर द स्टूडेंट्स वांटेड मी टू डायरेक्ट प्लेज विद देम। उससे पहले 2 साल में एक नाटक, 1 साल में एक नाटक, इस तरह से करता था मैं। तो तभी आउट ऑफ 37 years ऑफ माय टीचरशिप मैंने कोई 27 टाइम्स डायरेक्ट किया था। हालांकि रिटायरमेंट के बाद अब 6 साल हो रहा है, 6 साल में 3 नाटक मैंने डायरेक्ट किया है। तो शैली, जैसे कि फिर वो बैरी जॉनी याद आते हैं कि हर नाटक एक शैली की डिमांड करता है। हर नाटककार भले ही वो कॉमेडी लिख रहे हैं, उसकी कॉमेडी में भी वो एक शैली की अलग डिमांड रहती है, उसको
हम यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते। सर, आपने भी कहा कि आपने 37 इयर्स टीचिंग किया केमिस्ट्री में। रंग समागम में ही आपके 2 स्टूडेंट्स को, एक को तो मैंने खुद ही इंटरव्यू किया, अभिषेक सर, उनका इंटरव्यू मैंने सुना। रूबीजीता मैम और अभिषेक सर से जब ये पूछा गया कि कौन से टीचर्स ने आपको प्रेरित किया, तो आपका नाम लिया उन्होंने, रॉबिन सर का नाम लिया। तो आप इतने सालों से टीचिंग कर रहे हैं, हर टीचर की एक इच्छा होती है कि जो हमें नहीं मिला वो हम अपने स्टूडेंट्स को दें। तो जब आप टीचिंग कर रहे थे या आज भी जब बच्चों को सिखाते हैं, तो किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देते हैं? इंटरेस्टिंग बात है कि मैं अपने मुंह से ही कह रहा हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो मेरे शुरू के स्टूडेंट्स को आप आश्चर्य करोगे, आलोकनाथ, नीना गुप्ता, ये लोग मेरे शुरू के छात्र रहे हैं। लेकिन 84-85 के बाद से जो छात्र आए हैं, ज्यादातर उनमें से कुछ तो अभिनय से भी प्रभावित रहे, कुछ को मैं एज ए डिजाइनर प्रभावित करता है, कुछ मेरे जो मिक्सिंग तरीका है, कभी फ्रिट्स बेनोविट्स को लाता था एज ए डायरेक्टर बिहेवियर में, कभी कारम जी, कभी बैरी जॉन की तरह साइलेंट हो जाता था। तो इससे भी उनको धीरे से एक रेंज मिलता है कि निर्देशक का मतलब वो 60 के दशक और 70 के दशक की तरह बड़ा गंभीर भाव में बैठे हुए हैं, एक इंटेलेक्चुअल, एक गुरु आशीर्वाद करता है। नहीं, वो गुरु होने का दौर शायद हम लोगों का नहीं है। मैं ये मानने लगा कि एक डायरेक्टर जो है वो क्रिएटर है। अगर वो थोड़े से उस बच्चे को, स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट है अभी बेचारे उम्र में भी कम है हम लोगों से, तो वो अगर डरा हुआ है या आपको परवाह नहीं करता है, या तो कैसे वो स्टूडेंट आपकी बातों को बेहतर मानने लगा। जब लगे कि मैं जो कह रहा हूं वो मेरी जिद नहीं है, मेरी अपनी बनाई हुई कोई कड़ी नहीं, कुंजी नहीं, ये साहित्यकार और ये नाटककार और नाट्य निर्देशक और नाट्य कला जो है ये डिमांड कर रहा है। और उसको जब वो खुद देखते हैं कि मैं अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता हूँ हंस के, अच्छा मुझे अभी नहीं, आज नहीं बता पाऊंगा, मैं 2 दिन के बाद तुमको बताऊंगा इस बात का जवाब। तो इससे जो है मेरे ख्याल में, जो मैं खुद एज एन 84 में जब मैं मणि कौल के माटी मानस में रोल करने के बाद, उसी दौरान मणि कौल जी के साथ मेरा 40 दिन का, दिन भर में भी कहीं हम टूर में थे, शूटिंग करते जा रहे तो टूर में थे, तो इतना ज्यादा संगत, बिल्कुल क्लास जैसा हो गया था। तो उनसे सीखने के बाद मैंने एक चीज जाना कि मैं जो नाटक डायरेक्ट कर रहा हूँ उसमें मैं स्ट्रक्चरलिज्म को भी अगर मैं शामिल करूं, जिस तरह के शैली में वो काम करते हैं, तो ये बहुत बेहतर होता है। दूसरा, मैंने ये रियलाइज करना शुरू किया कि अब मैं बॉम्बे जाकर पहुंचने स्ट्रगल नहीं कर सकता, तो जो एक्टर मेरे अंदर की खुजली है उसको मैं नाटक ऐसे चुनता हूँ जिसमें कि हर पात्र को मैं ऑलरेडी अलकाई साहब जैसे करते थे, खुद पहले से प्रिपेयर करके एक एक्टर को जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे या बताएंगे, उससे पहले यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट रोल, फॉर दैट कैरेक्टर, आप अपने ढंग से। और मैं लगातार कहता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा है, वो तुम उसको अपने ढंग से कुछ निकालने की कोशिश करो। और मूल बातों को ज्यादातर समय पे फिर मैं 2000 के बाद डेमोन्स्ट्रेशन कम देने लगा। उस वक्त शायद बोलने का तरीका समझ में आने लग गया है कि कैसे हम बोलें ताकि, लेकिन ये है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मैं, हर टीचर का अपना कुछ फेवरेट स्टूडेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको आप पसंद ही नहीं करते हैं, वो या तो बदतमीजी करते हैं आपसे या फिर दूसरों से बदतमीजी करते हैं। लेकिन ये जो मेथोडोलॉजी मैंने अपनाना शुरू किया, वर्कशॉप एंड टीम क्रिएशन के जो मेथोडोलॉजी, उसमें आपको खुद थोड़ा सा निर्लिप्त और न्यूट्रल रहना पड़ेगा। जैसे कि विनीत कुमार करके जो एक एक्टर है बॉम्बे में आज तक, 89 में मैंने उनके बैच के साथ एक नाटक किया था। तो सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप तो सारे चुने चुने
जो अच्छे एक्टर हैं उनको ले लोगे और जिनको रोल नहीं मिला उनको नहीं रोल मिलेगा। तो मैंने विनीत कुमार को बुला के कहा कि तुमको मैं इसमें बड़ा रोल दूंगा नहीं, लेकिन तुमको छोटा रोल मिलेगा, तुमको ऑलरेडी मिल चुका है। क्योंकि वो मेरा मित्र भी था और लोग अक्सर घूमते थे। उस वक्त मेरा एज डिफरेंस ज्यादा नहीं था स्टूडेंट से, तो मित्र की तरह से हम बिहेव करते थे। एक 95 में नवाजुद्दीन के साथ मैंने एक उनके बैच के साथ मैंने नाटक किया था। उसको भी बुलाकर मैंने, क्योंकि 3rd ईयर में आ चुके थे, उसको भी बुलाकर मैंने कहा कि तुम ज्यादातर प्ले में मेन रोल कर चुके हो, इसमें तुमको हालांकि मैं इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दूंगा, तुमको 2-3 कैरेक्टर दूंगा और उसमें तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आई एक्चुअली टेक केयर कि जो छोटे रोल कर रहे हैं उनको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए मैं खूब मेहनत करता हूँ, ताकि उनके सीन पे ज्यादा काम करता हूँ। मजाक में मैं बोलता हूँ, मजाक में ही, कि जो बड़े रोल कर रहे हैं उनको तो प्ले राइट सपोर्ट कर रहा है, मैं उनके ऊपर काम नहीं करूंगा, छोटे रोल के ऊपर काम करूंगा। तो इस तरह से कुछ बचकानापन कहूँ या एक मैं कभी एज डिफरेंस को आज तक भी नहीं समझ पाया हूँ। तो शायद ये मेरी एक तरह से ग्रोथ में कमी है या वट एवर इट इज, बट दैट इज हाउ आई थिंक इट वर्क विथ स्टूडेंट्स। हर टाइप का स्टूडेंट जो है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरे 3 साल में अपने बदतमीजी के वजह से जाने जाते थे, लेकिन वो मेरे साथ पता नहीं कैसे बड़ा प्यार और सौहार्द के साथ होता था, और गुस्सा आता था तो मैं सबको बराबर डांटता था, और नंबर देने के टाइम पे जब आता था तो भले ही मेरा मित्र हो, अगर अच्छा काम दूसरे ने किया जिसको मैं पसंद भी नहीं करता हूँ या जिसने मेरे साथ कुछ बदतमीजी की है या मैंने उसको पसंद नहीं करता हूँ बिल्कुल ही, तो ऐसे लोगों को भी मैंने नंबर देने के मामले में, ये एक ऐसी रेपुटेशन है जो बच्चों के बीच में बच्चों को पता चल जाता है, बच्चों को पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो एज ए टीचर। आप मतलब कि दूसरी चीजें भी हैं साथ साथ में एज ए टीचर। लड़कियों के साथ बिहेवियर कैसा है आपका, लड़कों के साथ बिहेवियर कैसा है, जो अच्छा करता है उसके साथ बिहेवियर कैसा है, जो अच्छा नहीं करता उसको क्या गोली मार दे, जो कमजोर एक्टर है उसको क्या गोली मार दे। तो मैं तो बल्कि उन लोगों के साथ ज्यादा काम करता था जो कमजोर एक्टर है। सर, टीचिंग से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि आपके कौन से टीचर्स रहे जिन्होंने आपको बहुत प्रेरित किया, आप बहुत इन्फ्लुएंस हुए जिनसे? जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं बताऊं, इब्राहिम अलकाज जी तो मतलब कि दुनिया ही उनको मानती है, और मैं क्या कहूँ, मेरा उनके साथ कोई खास अलग से एक ही अंडरस्टूड कि मैं क्लास के काम के अलावा मैं खुद और अपने काम में लगा हुआ, तो मुझे थोड़ी सी छूट, उनकी स्ट्रिक्टनेस से काफी छूट मुझे मिली हुई थी सबसे। लेकिन उस पीरियड में जो हमारे टीचर थे, एक देव दादा थे, वो सिनिक डिजाइन पढ़ाते थे, सिर्फ डिजाइन का, वो भी उड़िया थे। उनसे मुझे कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, उनका जो गुस्सा करने का भी तरीका इतना मीठा था, मतलब कि किसी को करेक्ट करना ऐसा लगता है जैसे कान में जहर डाल रहे, लेकिन वो व्यक्ति, उनका बोलना किसी को जब डांट भी रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं कि तू ये गलत कर रहे हो, वो भी इतना सुंदर होता था और वो इतना नीट एंड क्लीन होते थे। तो मैं सोचता था काश में ये चीजें भी। शीला दीक्षित, शीला भाटिया, वो हमारे शीला भाटिया जी हमारे मैडम, मैं शीला दीक्षित गलत, शीला भाटिया हमारी एक्टिंग मैडम, ऐसा आदर्श एक्टिंग टीचर हमने और नहीं देखा आज तक। मैंने ऐसा बढ़िया एक्टिंग टीचर शायद कम ही देखा, अगर देखा तो मैं कहूंगा कि ये आदिल हुसैन नाम का जो एक व्यक्ति है, एक्टर है, वो शायद एक बहुत ही उम्दा अभिनय टीचर है। और अदरवाइज मैंने हमारे जो थिएटर आर्किटेक्चर पढ़ाते थे, पांचाल दादा, गोवर्धन पांचाल, वो उनका बेयरिंग, खुद को रखने का तरीका, और कोई चीज हो वो सर्च के इमीडिएटली किताबें कोट करते थे कि इस किताब में ऐसी लिखी गई है, इस किताब में ऐसी लिखी गई है। तो थिएट्रिकल इंटेलेक्चुअलिटी को कैसे प्लेस करना है, दो तरह की मत वालों को कैसे प्लेस करना है, उनसे मैं सीखता था।
हमारे हिंदू दादा होते थे मेकअप टीचर, उनसे मतलब कि काम का बोझ कितना भी हो फिर भी थकते ही नहीं थे वो, चिढ़ते भी नहीं थे वो। तो ये सब सद्गुण को अपने अंदर थोड़ा 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 बटोरूं, थोड़ा ले लूं, ताकि अपने अंदर की सारी बदमाशियां और कटुता से धीरे से दूर हो। लेकिन अदरवाइज जब मैं कुलीग मेरे आए, उनमें से फ्रिट्स बेनिफिट्स एज ए टीचर, उन्होंने उनका तरीका, उनका एक्सप्लेन करने का, अलकाई साहब का लिटरेचर एक्सप्लेन करने का, विजुअल आर्ट्स को एक्सप्लेन करने का तरीका, और बैरी जॉन के एक्टर को प्रोवोक करने का तरीका, कि कैसे चुप रह के डायरेक्टर कम बोले और फिर एक्टर को ही डिस्कवर करने दें, ये सब तरीका। हालांकि मैं उनके जैसा, बैरी जॉन जैसा पेशेंस मेरे अंदर नहीं है, मैं तो फिर बोल पड़ता हूँ, पढ़ 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 पढ़। तो मैंने धीरे से रियलाइज किया कि मेरी शैली भी, नाटकों की शैली भी, और मेरे डायरेक्ट करने का या टीचर बनने का जो तरीका है वो भी मुझे अपने ढंग का ही निकालना पड़ेगा। मैं किसी एक का कॉपी करके या उसका अनुकरण हो जाता है, तो वो नहीं करना है। तो इसलिए टीचरों का तो मैं कहूँगा कि मैं हरदम कायल रहा। जो अच्छे टीचर रहे उनका सद्गुण को मैं अपने अंदर बटोरने की, अपने अंदर रखने की कोशिश लगातार करता रहा। सर, मैं एक बार फिर आपके अभिनय के बात पे लौटूंगी। आप बहुत सालों से थिएटर कर रहे हैं, अभिनय, डायरेक्शन, डिजाइन। आप कई सालों से फिल्म भी, कहा शायद 83 में आपने मनी कौल जी के साथ पहला फिल्म किया। तो आप गली गुलिया में रिसेंटली नजर आए, मैरी कॉम में नजर आए, द ईस्ट विंग में नजर आए। तो कैसा अनुभव रहा फिल्मों के साथ जुड़ने का? इंटरेस्टिंग तो ये है कि 84 में मणि कौल के साथ किया। उसके बाद 91 एक उड़िया फिल्म, जिस वो भी 8 फिल्में थी, सब इंडिपेंडेंट फिल्में हैं, उसको अवार्ड मिला इधर उधर, उसमें मेजर रोल किया मैंने। फिर 92 में भी एक थी गुंजा, हिंदी फिल्म थी, जिसमें जतिन दास की बेटी का नाम क्या है, वो मेन रोल कर रही थी उसमें। और उसमें मैंने एक आदिवासी का रोल किया, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का। नंदिता दास, सुहासिनी मुड़े, ऐसे वो छोटी फिल्म थी, लेकिन वो भी अवार्ड थी। फिर 95 में भी मैंने 2005 में भी मैंने एक हॉलीवुड के एक सीरियल थी, वो उसमें भी काम किया था। तो बीच बीच में मैं करता रहता था, ताकि लगा कि मैं ऐसे ही ठीक है, बीच बीच में इधर उधर जहाँ जहाँ बाई चांस रोल मिल रहे हैं उनको कर लो। 2010 में एक फिल्म मोहित तकलकर ने बनाई थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी मेजर रोल, उसमें एक इंटरेस्टिंग मेजर रोल था। तो लेकिन ये कुछ बाई चांस की बात है कि किसी ने कहा कि आपकी फोटो मैच कर रहा है, और वो मैरी कॉम में, तब मुझे नाम नहीं बताया गया कि मैरी कॉम है या कौन है, और प्रियंका चोपड़ा है। ये मुझे ऑडिशन मांगा, मैं गांव में था, मैंने ऑडिशन पहले तो देना चाह नहीं रहा था, लेकिन दे दिया बाद में। पहले टालता रहा कि मेरे कुछ वर्किंग वीडियोज हैं, वो ले लीजिए, देख लीजिए। लेकिन मैंने ऑडिशन दिया और बाई चांस मैं उसमें सिलेक्ट हो गया। इसी दौरान ठीक उसी के साथ साथ महाकुंभ करके एक सीरियल चल रही थी, जिसमें 9 एपिसोड, काफी एक मेजर रोल मुझे मिला। तो मैं कहूँगा कि मैं ऑलरेडी अपने डायरेक्शन में, मेरा छात्र जो एक्टर है वो जितना मुझे माने, जितना मुझे अपने अंदर ले ले, मेरी बातों को अपने अंदर ले, मैं खुद एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, मैं खुद भी उसी के लिए तैयार था। ये जो अभी अभी जो चल रहे हैं, गली गुड़ियाँ हो, डायरेक्टर जो हैं वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं काम, या मैरी कॉम में भी वो डायरेक्टर फर्स्ट टाइम डायरेक्ट किया था। तो मुझे अपने गुरूर नहीं था कि मैं ड्रामा स्कूल में कुछ हूँ और मैं इंडियन थिएटर का कुछ हूँ, तुम मुझे क्या बताओगे, मुझे बता दो।
ऐसा कोई नहीं, मैं बिल्कुल ही डायरेक्ट अपने आप को ऐसे मिट्टी की तरह रखता था कि जो डायरेक्टर चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे मैं ऐसे कर, हाँ कैसे कैसे आप जरा करके बताओ, ऐसा भी कहता था। तो इसलिए मेरे लिए कोई, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये जो अभी लगातार पिछले 5 साल 6 साल हो गया है, मैं ड्रामा स्कूल में प्ले डायरेक्ट करता हूँ रिटायरमेंट के बाद भी, और पढ़ाने भी बुलाया जाता है कभी ड्रामा स्कूल के द्वारा, वर्कशॉप में भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई 8-10 फिल्में इस दौरान मैं कर चुका हूँ। आई वुड से कि इट इज ए टोटली डिफरेंट मीडियम। हालांकि अभिनय के जो बेसिक हैं, जो आपको प्रिपेयर करने का जो बेसिक्स है वो सेम है, लेकिन उसको डिलीवर करने का जो है वो इट इज मोस्टली नॉट सिमिलर। इसमें काफी कुछ अंतर आता है कैमरा के हिसाब से, क्लोजअप है या लॉन्ग शॉट है या सो आई डोंट नॉर्मली, आजकल तो आप शूट कर लिए उसके बाद देख सकते हैं, इमीडिएटली देख सकते हैं, लेकिन मैं मेरी कॉम में भी मुझे कहा गया आइए देखिए देखिए इस सीन को देखिए, मैं कहना नहीं मैं देखूंगा नहीं, आई विल बिकम सेल्फ कॉन्शियस, क्योंकि मैं डायरेक्टर के नाते बैठ के क्रिटिसाइज तो करता रहता हूँ, एक्टर की कमियां निकालता हूँ। मैं अगर अपनी कमियां निकालूंगा तो मैं खुद नर्वस हो जाऊंगा, मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा। और वैसे मैं एक तरह से कहूंगा कि फिल्म मीडियम में वहाँ का जो माहौल है, मैं थोड़ा शाई रहता हूँ, मैं उतना अपने आप को उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ। हालांकि फॉर्चुनेटली अभी तक जितने काम किए हैं, इवन अभी एक वो पाटला हाउस भी है, छोटा रोल है उसमें, हालांकि गली गुलिया से ज्यादा लंबा रोल है, लेकिन छोटा रोल है, फिर भी मुझे पता नहीं कैसे इन लोगों के साथ पता है कि ये थिएटर का कोई चीज है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम भी शायद मेरे पीछे मेरी सहजता और मेरी मासूमियत के बावजूद भी शायद थोड़ा सा काम करता है। तो मुझे कभी इंसल्टिंग नहीं लगा, मुझे कभी, हाँ मैं कभी इन सब चीजों को लेकर आडंबर में भी नहीं गया, मैं बहस करने के मूड में कभी नहीं रहता हूँ डायरेक्टर के साथ। मुझे गलत भी लग रहा है जो वो कह रहे हैं तो भी मैं उसको करता हूँ, बिकॉज एक्चुअली सिनेमा में डायरेक्टर के दिमाग में ही सारा कुछ है, बाकी सब अंधेरा है। हम थिएटर में तो प्ले रीडिंग कर लिया, डिस्कशन कर लिया, फ्लोर में थोड़ा सा उसको देख लिया एक बार, दूसरे दिन भी देखा। नाउ हम थिएटर में क्या करता हूँ मैं, धीरे से ब्लॉकिंग को मेरा भूल जाओ, अब तुम खुद अगर वहां जाना चाहते हो तो जाओ, उधर मुड़ना चाहते हो तो मुड़ो। तो इतना टाइम जिस प्ले में मिल जाता है कि डायरेक्ट एक्टर जो है ब्लॉकिंग को अपना ले, उसका अपना हो जाए और वो उसमें अपना भी मिक्स करना शुरू करे, तब अच्छा निर्देशन है, तब अच्छा थिएटर, अच्छा नाटक भी है, नाटक स्मूथ तब होगा। लेकिन मेरे ख्याल में यही एक डिफरेंस है कि यू कैनॉट टेक इट ओवर इवन इफ यू बिकम अमिताभ बच्चन, क्योंकि इट इज द डायरेक्टर हु डिसाइड्स, हु हैज गॉट द टोटल पिक्चर उसके दिमाग में। तो इसी तरह से और क्या मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, और बाकी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं है। यस आई एंजॉय डूइंग इट। तो सर एक लॉन्ग डिबेटेड क्वेश्चन है काफी सालों से कि लोग फिल्मों को ग्लैमर से रिलेट करते हैं और थिएटर प्लेस को लोग प्योर आर्ट फॉर्म कहते हैं। पहले अच्छी मूवीज को, कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज को आर्ट मूवीज कहते थे, आजकल तो अच्छी मूवीज कमर्शियल मूवीज ही कहलाने लगी है। ऐसे में थिएटर कर रहे काफी लोगों का, काफी बड़े बड़े लोगों का भी इनफैक्ट मानना है कि फिल्मों में कुछ नहीं रखा है। तो इस बारे में आपके क्या विचार है? दशक टू दशक ये वेरी करता रहा है। जब शुरू के दौरान, मतलब 76 की बात कर रहा हूँ मैं, 76 से 86 तक का एक ऐसा दौर है जिसमें लगता था कि सिनेमा अधोकला है, अपसाहित्य है जी। लेकिन जब फिल्मों में भी उसी दौरान 2 बीघा जमीन भी बनी थी, 60s में या 70s में शायद 2 बीघा जमीन बनी थी। तो इस तरह से सेपरेट आउट करना मुश्किल है, लेकिन जब मीनिंगफुल सिनेमा आने लगा, आर्ट फिल्म जिसको कहते हैं, श्याम बेनेगल जी और इन सारे
जो काम शुरू हुआ, तो उस समय फिर ये कहना कि सिनेमा सिर्फ ग्लैमर है और ये बेकार का तर्क है और फिल्में जाना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक्टर क्या करेगा, ये इस बात को हम लोगों ने ड्रामा स्कूल में बहुत महसूस किया। हमारे सिलेक्शन में मोस्टली क्या करते थे, टीचर लोग कहते थे अरे ये तो सुंदर देखने में है लड़की, ये तो सीधा बॉम्बे में चली जाएगी, इसको थिएटर में ट्रेनिंग क्यों दें हम, और वो लड़का देखने में हैंडसम है, लंबा चौड़ा है, ये इसको ऐसा क्यों करेंगे। तो एक तरह से क्रिटिसिज्म होने लगा कि सुंदर लड़की और सुंदर लड़कों को तो ड्रामा स्कूल वाले लेंगे ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें इतना ज्यादा एक क्या कहेंगे, सात्विकता लाने की जरूरत नहीं है कि एक्टिंग में अगर ट्रेनिंग लिया इसने, ये थिएटर में कहाँ थिएटर है, अभी भी शौकिया थिएटर ही थिएटर है। अभी भी हम लोग, जैसे मैं अपने ग्रुप में काम करता हूँ, ड्रामा स्कूल से तनख्वाह पाता हूँ, अपने ग्रुप में लगा देता हूँ नाटक करने में। ऐसे ही हर शहर में जहाँ थिएटर होता है, ऐसे ही ज्यादातर लोग अपने आप में आपस में मिलकर थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग कहीं से थोड़ा सा ऐड ले लिया, कुछ ले लिया, जुगाड़ ही जुगाड़ करते हैं, तभी थिएटर होता रहा है। लखनऊ में देख लीजिए, 70 के दशक में सबसे बढ़िया नाटक अगर हुआ है तो वो सब आपस में पर्सनल जुगाड़ में ही हुआ है। कौन सा यहाँ थिएटर कहने से एक ऐसा फील्ड है जहाँ लड़का पास करके जाएगा ड्रामा स्कूल से और या बीएनएस से निकलेगा और अपने रोजी रोटी उससे कमा लेगा। कितने ड्रामा स्कूल हैं, मेरे जैसे टीचर बन जाने का सौभाग्य मिल जाए कि तो मैं इसलिए कर पाया थिएटर, क्योंकि मैं एक रेगुलर तनख्वाह मेरे पास और एक परमानेंट नौकरी है मेरे पास। तो इस तरह से जहां जहां रहा है, चाहे कलकत्ता हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात, जहां जहां भी अच्छे थिएटर हुए हैं, वहां लोगों ने जिसको कहेंगे शौकिया रंगकर्म में ही प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को उन्होंने स्थापित किया। सिर्फ कलकत्ता में कुछ थे जो बाद में 70 के दशक के बाद खत्म हो गया, जो कि कमर्शियल अपने आप को सर्वाइव कर पाते थे। तो अदरवाइज ये कहना कि तुम थिएटर की ट्रेनिंग ले रहे हो तो धर्म भंग हो गया क्या अगर सिनेमा में उसने एक्टिंग कर लिया तो हाँ, मैं क्यों नहीं गया। मैं इस चीज को ये भी नहीं मानता हूँ कि देखो मैं जो है रंग कर्म के लिए ही अपने आप को बांध रखा और मैं सिनेमा में नहीं जा, मैं जा नहीं सकता था, मेरे पास पैसा नहीं था। ये और बात है कि मैं आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम करने के बाद मेरे अंदर तब तक थिएटर फील्ड से जो मैंने यहाँ ड्रामा स्कूल में मैंने रंग कर्म का जो तीनों हिस्सा में काम कर पाता था, एक्टिंग, डिजाइनिंग, डायरेक्शन, तीनों कर पाता था, वो मैं वहां नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्लस्ट्रोफोबिया होने लगा, इसलिए मैं वापस फिर अपनी जॉब में आ गया। और शादीशुदा था, बीवी भी ये जानती थी कि बॉम्बे चला जाएगा, पता नहीं कहाँ हाथ से जाएगा, तब तक बच्चा भी नहीं हुआ था। और बच्चा जब हो गया फिर घर गृहस्थी संभालना है। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं कहे हैं। जो नहीं जा पाए हैं, मैं कहूंगा कि सिर्फ प्रसन्ना जी ऐसे हैं, प्रसन्ना हेगड़ू ऐसे हैं जो तयशुदा ढंग से मुझे हिंदी सिनेमा में नहीं जाना है, मुझे सिनेमा में नहीं जाना है, मुझे रंग कर्म करना है, मुझे सामाजिक काम करना है, वो तयशुदा ढंग से काम किया। वरना ज्यादातर सब एक से एक, आप गिन लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितने हमारे यहाँ टीचर भी रहे हैं वो सब बॉम्बे में। इवन बैरी जॉन भी टैग थिएटर एक्शन ग्रुप बनाने से पहले बॉम्बे में जाकर वो रहे थे कुछ दिन, 2 साल वहां टीचिंग करते थे, पढ़ाते थे, कहीं स्कूल में पढ़ाते थे, थिएटर नहीं पढ़ाते थे। तो फिर वापस जब दिल्ली आए, उन्होंने अपना टैग थिएटर ग्रुप शुरू किया। तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिनेमा में कुछ ना कुछ करने की कोशिश किया। कारण जी, उन्होंने उनका एक फिल्म में फिर नाम भूल गया उनका, तमन्ना डूडी, नेशनल अवार्ड मिला है। उसके बाद गोधुली एक और फिल्म जिसमें ओमपुरी भी और नसीर भी हैं मेजर रोल में, तो वो भी उन्होंने हिंदी बनाई थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं धर्म भंग हो जाता है सिनेमा में चले जाना, लेकिन हाँ चले जाना। मैं कुछ लोगों के लिए कहूंगा कि वो चले गए एज एन एक्टर, अभी पैसा भी कमा रहे हैं,
लेकिन बहुत बड़ा नाम नहीं क्रिएट किया उन्होंने अपने लिए। अगर वो थिएटर में होते तो शायद बहुत बड़ा नाम होता उनका। बट ये सब थोड़ा सा कहने का ढंग है, लेकिन हाँ, ये तो कॉमन ऑडियंस के लिए तो है ही। अब अलका जी के देहांत के बाद क्या आता है फेसबुक में कि नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और इनको पढ़ाने वाले, उन्होंने बीवी कारंत को भी तो पढ़ाया, उन्होंने रंग कर्म करने वाले जिन्होंने अपने जीवन रंग कर्म में लगाए उनको भी तो पढ़ाया है। लेकिन नाम कॉमन ऑडियंस के लिए, कॉमन जनता के लिए वो जो फेमस नाम है वही नाम लिया जाता है ग्लैमर है। ये मैरी कॉम के बाद नॉर्मली छोटी छोटी लड़कियां और लड़के, स्पेशली लड़कियां इस उम्र के, मतलब कि 12 साल 14 साल के, 9 साल के, ऐसे बच्चियां ड्रामा फेस्टिवल के दौरान आके मुझे देखा और मेरे आसपास आ गए, ऑटोग्राफ लेना है। मैं भागा, भागो यहाँ से, मैं थिएटर वाला हूँ, ऑटोग्राफ नहीं देता। तो एक हमारा टीचर है, वो पीछे से हंस के बोले, 40 साल रंग कर्म किया कोई नहीं जानता है, और एक मेरी कम कर लिया तो ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग पीछे जा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से है, थोड़ा सा क्या करे, जिसमें पैसा है। अब थिएटर में पैसा नहीं है तो पैसा कमा नहीं सकता कोई थिएटर से। हाँ, अपना जीविका थिएटर से जी रहा हूँ कहना ये तो गलत बात है, क्योंकि फिर थिएटर को, इसका मतलब तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो, क्योंकि थिएटर अपने आप में बहुत सारा पैसा चाहिए, थिएटर बहुत सारा फ्री फंड का चाहिए, बिना मुफ्तखोरी चाहिए, बेगारी करना है थिएटर में, तभी जाकर थिएटर टिक पाएगा। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, कारण जी जैसे लोग बहुत पहले से ये बात कह चुके हैं कि शौकिया रंगमंच ही थिएटर को बचाता है। तो उसमें कुछ लोग जो है थिएटर में काम करके फिर सिनेमा में जाते हैं। इसमें क्या हो गया, थिएटर को एक्सप्लोइट कर लिया क्या उन्होंने? उन्होंने अपना धर्म भंग कर लिया कि भूखा रहेंगे ड्रामा स्कूल पास करने के बाद, पैसे वाले घर का हो तो बॉम्बे चले जाएगा, नहीं वरना थिएटर में क्या करेगा, वो शादी करेगा कब, बच्चे भी पैदा पालेगा कि नहीं, 26 साल 24 साल में ड्रामा स्कूल से पास करेगा, उसके बाद कितने साल लगाएगा थिएटर में, और तब कितना कमा पाएगा जिससे कि वो घर गृहस्थी चलाए, अपने माँ बाप को भी पाले संभाले। हर कोई तो रिच फैमिली से आता नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है। लेकिन मैं कहूंगा कि हम थिएटर वाले इसी में खुश रहें कि हम लोग को ज्यादा पॉपुलर नहीं है, हमें मैगजीन नहीं है कोई हमारे लिए छपता है जो कि रंग कर्मियों को एक स्टैंडर्ड दे, एक ग्लैमर दे कि कौन कौन क्या है। ये तो फिर भी आजकल जो है टेलीविजन में कहीं कहीं फिर भी 2000 के प्रांत तो बहुत कुछ कम से कम थिएटर करने वाला बहुत सारे लोग, टीवी दर्शक भी उनको जान रहे हैं। उससे पहले तो बिल्कुल ही कोई नहीं जानता था। इतने साल तक अलका साहब को भी कोई नहीं जानते थे, कितने लोग बिरजू महाराज जी को जानते हैं। तो हम लोग तो यही सोच के खुश होते थे कि ज्यादा लोग अलका जी को भी नहीं जानते हैं, बिरजू महाराज को भी नहीं जानते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम बेहतर काम करना या थिएटर में काम करना बंद कर दें। तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा व्यक्तिगत है ये सारा चॉइस, जो आदमी जैसा चाहेगा वैसा ही करे। सर, इस समय जो यंग जनरेशन है जो थिएटर के साथ जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं क्या कहूँ, मैं कहने के लिए बिल्कुल अभी तो लगता है कि इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। जो रंग कर्म में आ रहे हो तुम किस लिए आ रहे हो पहले ये जानो। सिनेमा में जाना है तो आजकल तो बहुत बेहतर स्थिति है, सीधा सिनेमा में जाओ, छोटे छोटे रोल का करना शुरू करो, ट्रेनिंग वहां हो जाएगा, वहां जल्दी ट्रेनिंग हो जाएगी। यहाँ थिएटर का ट्रेनिंग लोगे 3 साल, उसके बाद जाकर पहुंचोगे तो सारा को फिर दिमाग से उतारना पड़ेगा। वो कहेंगे थिएट्रिकल हो रहा है, थिएट्रिकल हो रहा है, ओवर हो रहा है, लाउड हो रहा है, रियलिस्टिक नहीं हो रहा है। तो इस तरह से चीजें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में हाँ, रंग कर्म तो जरूरी है। सिनेमा में अगर आप जाना है तो जरूर जाइए, और उसके लिए लेकिन रंग कर्म बचपन से, और मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि अगर आप कॉलेज टाइम से पहले, हाई स्कूल से अगर आप रंग कर्म से जुड़ते हैं तो कॉलेज टाइम तक आपका काफी ट्रेनिंग हो जाएगा, काफी अवेयरनेस हो जाएगा, देन यू कैन जॉइन फिल्म। बट अदरवाइज जो रंग कर्म करना चाहते हैं वो ये जान लें, तुम पहले अपने पैसा कमाने का रास्ता, कितने पैसे से तुम अपने आप को खुश पाओगे। जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूंगा, मैं तो गरीब घर से आया था,
इसलिए मैंने मान लिया भाई मेरे इतनी मास्टरी नौकरी में ही जितना मुझे मिलेगा मैं उसी में खुश रह सकता हूँ, मैं उसी में रहूंगा संतुष्ट। तो आपको कितना पैसा चाहिए और वो पैसा का जुगाड़ खुद करो। थिएटर नहीं देगा, थिएटर संतोष देगा, थिएटर क्रिएटिविटी को पैदा करेगा आपके अंदर, थिएटर आपको एक बेहतर इंसान बनने को देगा, और थिएटर आपके अंदर एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन, एक संतोष पैदा करेगा, चाहे वो एज एन एक्टर हो या एज ए डायरेक्टर हो या थिएटर ऑर्गेनाइजर भी हो। सबसे ज्यादा जरूरी है आजकल कि लोग पैसा कहीं और से कमाएं और थिएटर करें, थिएटर में थोड़ा थोड़ा सा लगाए। बिल्कुल सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के जो समस्त उच्चाधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शन में श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की ये जो पहल है रंग समागम 2020, इसके बाबत आपके विचार से? बहुत अच्छा है ये। कम से कम हम लोगों को, जैसे कि मैंने कहा, धीरे से ग्लैमर मिलेगा थोड़ा सा, जब टेलीविजन में और सोशल मीडिया में हम लोग दिखेंगे। नहीं, लेकिन खैर ये तो मजाक था, लेकिन मैं बधाई देता हूं कि ऐसा एक कार्यक्रम को आप लोगों ने शुरू किया और इसको चालू रखें। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कोरोना काल में ही हो, ये बाद में भी हो और लगातार हो, जिससे कि थिएटर पॉपुलर भी हो, और थिएटर पॉपुलर हो और हाई स्कूल टाइम से अगर थिएटर के प्रति एक जर्नी हो सके तो सबसे बेहतर रहेगा थिएटर के भविष्य के लिए। और ये जो प्रयास आप लोगों का है, मैं कहूँगा कि थिएटर की तरफ से मैं भी धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, और बीएनए को भी। थैंक यू सर। सर आप हमारे बीच में आए, इतने सारे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, उन सबका आपने पेशेंटली आंसर दिया, अपने बारे में इतना कुछ आपने बताया, हमें मोटिवेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।